तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम क्या है पार्सिंग रिक्वेस्ट। क्यों हम लास्ट चैप्टर में क्या करके आए थे? हम लास्ट चैप्टर में रिक्वेस्ट रिस्पांस देख कर आए थे। हमने रिस्पांस को रीडायरेक्ट किया था, रिस्पांस को भेजा था, यूजर से कुछ कुछ इनपुट लिया था, बट वो इनपुट हम पढ़ नहीं पाए थे। हमने क्या किया था, फाइल में जब हमको राइट करना था तो हमने कांस्टेंट एक बनाकर, कांस्टेंट स्ट्रिंग बनाकर, कोई भी कांस्टेंट स्ट्रिंग बनाकर उसको राइट कर दिया था। बट जो यूजर ने फॉर्म भेजा है उसको पढ़ना कैसे है ये हमको नहीं समझ आया था। तो इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कुछ हमको थ्योरी समझना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम समझेंगे कि डेटा का जो स्ट्रीम्स होता है वो क्या होता है, चंक्स क्या होता है, बफर क्या होता है। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमको समझ आ जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इन चंक्स को हमको रीड कैसे करना है, फिर उन चंक्स को हमको बफर कैसे करना है, और फाइनली उस पूरे को मिलाकर हम रिक्वेस्ट को कैसे पार्स कर रहे होंगे। तो आज के पूरे जो चैप्टर हम यूज करने वाले हैं, ये वाला जो चैप्टर हम यूज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसमें हम यही देख रहे होंगे कि पूरी रिक्वेस्ट को ठीक से पार्स कैसे करते हैं ना। लास्ट में हम थोड़ा सा मॉड्यूल्स का यूज भी देखेंगे कि कैसे भाई हमारी एक फाइल में बहुत ज्यादा बड़ा कोड हो गया है, तो कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल्स बना सकते हैं। मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब हम देखेंगे कि हम अपने मॉड्यूल कैसे बनाकर उनको कैसे इंपोर्ट करके इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमको समझनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्रीम्स, है ना। तो अगर स्ट्रीम्स को हम देखेंगे, स्ट्रीम्स क्या होती है? देखिए स्ट्रीम अगर सबसे पहले इंग्लिश वर्ड का आप मतलब समझने की कोशिश करें, है ना, जैसे हमने यहाँ क्या दिखाने की कोशिश की, आपको एक बोट दिखाने की कोशिश की है। स्ट्रीम क्या होता है? जब जैसे पानी की लहरें आपकी तरफ आती हैं उसको बोला जाता है ना पानी की स्ट्रीम है, नदी बह रही है हमारे यहाँ, नहर जिसको बोलते हैं या कैनाल जिसको बोलते हैं, वो जो बह रही है उसमें बोला जाता है कि ये स्ट्रीम ऑफ वाटर है ना। यानी स्ट्रीम का मतलब होता है जब कंटिन्यूअस फ्लो हो किसी चीज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअस फ्लो किसी चीज का हो रहा है तो उसको स्ट्रीम बोल सकते हैं, है ना। हम हवा को भी, अगर हवा लगातार एक डायरेक्शन में चल रही है तो उसको भी आप स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पर डेटा को भी हम स्ट्रीम बोलते हैं। देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसको स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं। बहुत लोग इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हाँ स्ट्रीम नाम रख दिया तो स्ट्रीम है, बट ये आपको समझना है कि इसको स्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं। देखिए स्ट्रीम इसलिए बोल रहे हैं कि दो तरीके हैं। मैं मान लीजिए हम बात करें कि आपको दिल्ली जाना है ना, या पानी हमारे यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाता है ना, आपको भी हमारे यहाँ से दिल्ली जाना है। मैं जब हमारे यहाँ से बोल रहा हूँ, हमेशा दिमाग में आपका नेटिव प्लेस ही रहता है, भले ही खुद दिल्ली में बैठे हो, है ना। तो नेटिव प्लेस मान लीजिए मुजफ्फरनगर है, वहां से आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, कुछ भी मान लीजिए, है ना। या हम कहीं नदी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हरिद्वार से आपको दिल्ली आना है, तो आप कैसे आएंगे? आप गाड़ी में बैठेंगे और सीधे कहाँ आ जाएंगे? दिल्ली आ जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं कि आप किस तरह से आए, है ना, क्या आप स्ट्रीम की तरह आए या आप एक बार में आ गए? तो आप तो एक बार में आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पहले एक उंगली आई हो, उसके बाद फिर आप और थोड़े से आए हो, फिर नाक आ गई हो, फिर कान आ गए हो, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या वो आप पूरे के पूरे उठे और पूरे के पूरे गाड़ी में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर, कैसे भी आप पूरे के पूरे वहां पर पहुंच गए? तो वो स्ट्रीम नहीं हुआ। बट अगर मैं बात करूं पानी की, कि नदी में पानी कैसे आ रहा है, तो पानी कैसे आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है और लगातार आ रहा है ना। तो उसको आप क्या बोलेंगे कि पानी स्ट्रीम बना कर आया है। अगर आप जो हमारा एग्जाम्पल है ह्यूमंस वाला, उसमें भी अगर देखेंगे तो अगर बहुत सारे ह्यूमंस आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप को ट्रैक कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एक एक करके इंसान आए, तो बोल सकता हूँ स्ट्रीम ऑफ पीपल जो है वो रोड पर जाता रहता है ना, पर एक पर्टिकुलर पर्सन एक बार में ही आएगा। तो यहाँ वही हमको पूरा एग्जाम्पल मानकर चलना है। स्ट्रीम में यहाँ डेटा का क्या मतलब है? देखिए जब मैं कोई चीज डाउनलोड करता हूँ, मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, है ना। अभी मान लीजिए मैं यूट्यूब इस वीडियो की बात कर लेता हूँ। जब ये वीडियो फाइनल बनकर तैयार होगी तो उसका साइज होगा 6 GB, 7 GB, 8 GB के आसपास, है ना, एक पार्ट का। अब मैं उसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। मैं अब यूट्यूब पर डालता हूँ कि लो भैया ये मैंने वीडियो बना ली है, मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब तक आप ये वीडियो पहुंचा दीजिए। तो क्या 6 GB डेटा एक बार में, ये एक पैकेट में बंद करके, एक बैग में बंद करके एक बार में ले जाया जा सकता है? नहीं। देखिए डेटा जिस तरह से ट्रैवल करता है इंटरनेट पर, वो क्या होता है, बहुत छोटे 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 पीसेस में ट्रैवल करता है, बट कंटिन्यूअस डायरेक्शन में ट्रैवल करता रहता है। यानी जब मैं 6 GB की फाइल अपलोडिंग के लिए लगाता हूँ, मान लीजिए ये मेरा वीडियो है ना, ये मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है जिसको मैं इस यूट्यूब के सर्वर पर, है ना, यूट्यूब का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, बहुत ही घटिया मैंने बनाया है, ऐसा ना हो यूट्यूब इसी बात पर ये वीडियो बैन कर दे। बट ऐसा मैंने सिंबल बनाया, एक एक करके अब जो डेटा है, मान लीजिए डेटा क्या करेगा, मेरे सिस्टम से जो यूट्यूब का सर्वर है वहां जाना स्टार्ट करेगा। तो पहले मान लीजिए 1 MB डेटा चला गया, फिर 1 MB डेटा चला गया, एमबी में भी नहीं जाता, उससे भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जाता है। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स दिखते रहते हैं। इसी तरह आपको दिखता रहता है अपलोड हो रही है। हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, इतने के भी डाउनलोड हो गई, इतने एमबी डाउनलोड हो गई, इतने के भी डाउनलोड हो गई। इसका मतलब क्या है? यानी डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में लगातार मेरे तक आ रहा है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ समझनी है कि इंटरनेट पर डेटा जब भी ट्रैवल करता है तो वो स्ट्रीम में ट्रैवल करता है। स्ट्रीम मतलब कंटिन्यूअस फ्लो होता है डेटा का एक साइड से दूसरी साइड में। तो यही हमने दिखाने की कोशिश की है नोड.जेएस में भी, कि ब्राउजर से डेटा जब नोड.जेएस की तरफ जा रहा है, या नोड.जेएस इंटरनली अपने सर्वर से कुछ बात कर रहा है ना। मान लीजिए अभी जब हम पढ़ेंगे आगे इसमें मोंगोडीबी, तो नोड को क्या करना पड़ेगा, डेटा मोंगोडीबी में डालना पड़ेगा, डीबी से निकालना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? वो स्ट्रीम की फॉर्म में होता है ना।
तो सबसे पहली बात तो हमको स्ट्रीम समझ आ गई। यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी आपकी एप्लीकेशन बनी है और जो सॉकेट है, सॉकेट यहाँ पर क्या होता है, सॉकेट का मतलब आप मान लीजिए गेट, या सॉकेट का अगर आप लिटरल मतलब भी देखें, हमने अपनी लाइफ में सॉकेट शब्द कहाँ सुना है? जब भी आपको कोई शब्द का मतलब समझना हो ना, पहले उसका, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ ना, शाब्दिक अर्थ, यानी उस एग्जैक्ट वर्ड का क्या मतलब है, पहले वो समझिए, फिर आपको समझ आएगा कि वो वर्ड प्रोग्रामिंग के टर्म में यहाँ क्यों यूज किया गया। देखिए सॉकेट वर्ड नया नहीं है, सॉकेट वर्ड कंप्यूटर आने से बहुत पुराना है। तो फिर कंप्यूटर्स ने किसी चीज के लिए सॉकेट नाम इस्तेमाल क्यों किया? इसका मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टी उसकी सॉकेट जैसी रही होंगी, तभी तो आप सॉकेट नाम इस्तेमाल करोगे, है ना? ऐसा मैंने इसका नाम साइकिल तो नहीं रखा, है ना? साइकिल क्यों नहीं रखा? क्योंकि भाई साइकिल से इसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती होंगी। सॉकेट क्यों रखा? क्योंकि सॉकेट से मिलती है। सॉकेट पहले बात कर लेते हैं, सॉकेट क्या होता है। जिस जहां हम बिजली का जो प्लग लगाते हैं, है ना, मान लीजिए मुझे कोई चीज ऑन करनी है ना, मैं जैसे ही उसको बिजली में लगाऊंगा, फोन मुझे चार्ज करना है, उस वो जो प्लग लगा होता है जिसमें फीमेल बेसिकली पिंस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉकेट, है ना? कि सॉकेट में आपने लगाया। सॉकेट यहाँ पर क्या काम करता है? सॉकेट हमको किसी पर्टिकुलर कनेक्शन से जोड़ने का काम करता है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, आपकी आपकी जो बिजली की दीवार है, आई मीन आपकी जो दीवार है, वहां जो बिजली के तार पड़े हुए हैं, वहां ऑलरेडी एक सर्किट बना हुआ है। आप जैसे ही अपने फोन का जो चार्जर है वो जैसे ही उसको सॉकेट में लगाते हो, तो क्या होता है, आप भी उस बेसिकली नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, आप भी उस कनेक्शन में कनेक्ट हो जाते हैं। सॉकेट भी आपका यही काम करता है। कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आप सर्वर के पास जाएंगे वहां से कम्युनिकेट करेंगे, आप क्लाइंट के पास जाएंगे वहां कम्युनिकेट करेंगे, हर जगह जो कम्युनिकेशन के लिए एकदम जो गेट बना हुआ है ना, जिसको जैसे हम डिफाइन करते हैं, अभी लोकल होस्ट भी जब हम डिफाइन कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे? लोकल होस्ट कोलन 3000, है ना? तो ये पूरा बनकर क्या बनता है? आपका आईपी एड्रेस, और जब आप पोर्ट नंबर वगैरह सब मिला लेते हैं, इसी को आप बोलते हैं सॉकेट, है ना? और सॉकेट एक्चुअली क्या काम करता है, आई मीन इसको नहीं बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट होता है सॉकेट, पर सॉकेट क्या काम करता है आपका? सॉकेट आपका जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है उसका, मान लीजिए दरवाजा है, उसका गेटवे, उसी से डेटा जाता है, उसी से डेटा आता है। तो हम यहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जनरली क्या होता है, सॉकेट पे डेटा जा रहा है, सॉकेट पे डेटा आ रहा है, बट बीच में हमने क्या दिखा दिया? हमने दिखा दिया ये ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम है। ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम का तो कोई मतलब नहीं, ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम का मतलब है दोनों साइड डेटा आ रहा जा रहा है ना? स्ट्रीम में जनरली एक साइड डेटा जाता है, पर यहाँ पर क्या होगा, आपको डेटा लगातार अपलोड भी करना है, डाउनलोड भी करना है। सर्वर से अगर आप कोई बातचीत कर रहे हैं, फोन पे अगर मान लीजिए किसी से बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में मैसेजेस थोड़ी जाते हैं, दोनों डायरेक्शन मैसेज जाते हैं, दोनों लोग बात करते हैं लगातार। तो उसके लिए ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम चाहिए होता है। ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम का क्या मतलब है कि दोनों जगह एक साथ बात होगी, है ना? ये देखिए बहुत समझने वाली बात है। अगर आप लोगों ने कभी वॉकी टॉकी चलाया हो, वॉकी टॉकी में क्या होता है, सिंगल स्ट्रीम होता है ना? आपने पुरानी पिक्चर देखी होंगी, तो उसमें जब हीरो बात करता है, बॉर्डर में हीरो बात करता है, तो क्या बोलता है? जब भी वो अपनी बात कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो है वो हमारे बॉर्डर तक पहुंच गए हैं, ओवर, तो पहले वाला हमेशा ओवर बोलता है बताने के लिए कि मेरी बात पूरी हो गई, अब आप बात कर सकते हो। यानी स्ट्रीम एक ही है, डायरेक्शन उसकी बार बार चेंज हो रही है, पर एक ही चैनल है बात करने के लिए। फिर दूसरा आदमी अपना मैसेज बोलता है, हम अपनी फौज लेकर कोने तक आ रहे हैं, ओवर। फिर क्या होता है, फिर पहले वाला आदमी बोलता है। तो वहां क्या मतलब है, सिंगल स्ट्रीम है। क्या जब आपने फोन पर बात करते हैं तब भी आप ऐसे ही करते हैं, पहले अपना मैसेज बोलते हैं, फिर ओवर, फिर सामने वाला बोलेगा, फिर ओवर, और बार बार उसका स्विच भी आपको चेंज करना पड़ता है कि आप सेंडिंग मोड में है या रिसीविंग मोड में। फोन में ऐसा नहीं करना पड़ता। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? फोन में एक बार में दो कनेक्शन बनते हैं। एक कनेक्शन है जो आपसे डेटा उस फोन तक ले जा रहा है, एक कनेक्शन है जो उस फोन की आवाज आपके फोन तक ला रहा है ना? इसलिए आप दोनों एक बार में बात कर पाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम। जब हम सर्वर से भी बातचीत कर रहे होते हैं, हमको कुछ कुछ डेटा लगातार भेजना होता है, कुछ कुछ डेटा सर्वर से रिसीव करना होता है, तो इसलिए बोलते हैं ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम। ड्यूप्लेक्स का मतलब दो, यानी दो स्ट्रीम एक बार में बन रही है ना? अब यहाँ पर साथ साथ बफर का भी जो जिक्र है वो आ रहा है। इस इमेज को हम दोबारा कर रिविजिट करेंगे। बफर को समझने के लिए, बफर से पहले हमको क्या समझने की जरूरत है? बफर से पहले हमको समझने की जरूरत है चंक्स, है ना? देखिए चंक्स का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने बोला कि स्ट्रीम में डेटा जा रहा है, तो स्ट्रीम का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास 10 GB डेटा है, मैंने बोला, या 6 GB मेरे पास डेटा है, तो कोई तो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना जो एक बार में ट्रैवल करेगा। जैसे मैं जब इंसान वाला एग्जांपल भी ले रहा था, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि भाई ऐसा तो नहीं कि पहले आपकी उंगली चली गई है, ऐसा तो नहीं कि पहले आपकी नाक चली गई है, ऐसा तो नहीं कि पहले आपके कान चले गए हैं। तो उस केस में भी मैं बॉडी पार्ट को एटलीस्ट आपका एक छोटा पार्ट मान रहा हूँ, कि एक बहुत बड़ी चीज ले जाने के लिए मुझे कुछ तो स्मॉलेस्ट यूनिट तोड़ना पड़ेगा, जिसको मैं एक एक बार में लेकर जाऊं और बाद में मिलाकर बोलूं कि मैंने पूरी की पूरी चीज ट्रांसफर कर दी। अगर एक बार में मान लीजिए मेरे पास एक ईंट का ढेर लगा हुआ है इधर, है ना, बहुत सारी ईंटें हैं, और मैंने आपको बोला भाई ये सारी की सारी ईंटें उठाकर कहाँ रखनी है? राइट हैंड पर पहुंचानी है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिम में जाते तो हो सकता है आप बोले अरे सर ये तो मैं एक बार में उठा लूंगा, सारी की सारी ईंटें उठाए एक बार में उठाकर उधर रख दें। बट मोर लाइकली देन नॉट आप क्या करेंगे? अगर आप थोड़ा सा मसल के साथ साथ दिमाग भी चला रहे हैं कि यार मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ हिस्से ले जाता हूँ, देन डिपेंड्स ऑन योर पावर। आप हो सकता है दो दो ईंट एक बार में ले जाकर इधर रख दें, है ना, दो ईंट आप ले जाके इधर रख दें, या हो सकता है एक एक ईंट ले जाकर रख दें, है ना,
तोड़कर तो मत ले जाना है ना, पता चला वो ईंट किसी काम की ना रहे। बट पॉइंट इज कि आप छोटे छोटे चंक्स में, इसी को चंक बोल रहे हैं कि जो छोटा पार्ट है जो आप एक बार में लेकर गए इसको चंक बोलेंगे। तो जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं कि यार एक बार में 1 KB डेटा तो जाना ही चाहिए, उससे कम डेटा नहीं जाएगा, है ना। तो आपने 1 KB के पार्ट्स लगातार भेजना शुरू कर दिया और एक एक सेकंड में आप हजारों पार्ट भेज रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है, बट स्ट्रीम में भी इंटरनली सबसे छोटा यूनिट होना जरूरी है। तो जिस चीज की आप स्ट्रीम बना रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं चंक्स, है ना। कि किसी भी चीज को चंक आप वैसे भी किसको बोलते हैं, जैसे बाइट आप किसी चीज की लेते हैं उसको भी क्या बोला जाता है, चंक, है ना। या चंक ऑफ चॉकलेट बोल देते हैं, चंक ऑफ कोई खाना बोल देते हैं, यानी एक स्मॉल पार्ट किसी बड़ी चीज का। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, डेटा के आपने बहुत छोटे छोटे पीसेस तोड़कर जब भेजना शुरू किया है तो उस पीस को हम बोल रहे हैं चंक, और वो जो कंटिन्यूस भेजने की प्रोसेस है जो भेजी जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रीम। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीम क्या होता है, जो डेटा है वो किस तरह से फ्लो करता है, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ चंक्स, है ना। यानी एक लगातार फ्लो बना हुआ है छोटे छोटे चंक्स का, जिससे मेरा पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो हमको स्ट्रीम भी समझ आ गया स्ट्रीम क्या है, और हमको चंक भी समझ आ गया चंक चंक क्या है। अब एक ये जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ये हम समझने की कोशिश करेंगे बफर्स। बफर से पहले बस मैं आपको ये दिखा देता हूँ, है ना। बफर से पहले हम क्या देख लेंगे, यहाँ जैसे हमने चंक दिखाने की कोशिश की है, देखिए होता क्या है, चंक्स का फायदा क्या है यहाँ पर, और स्ट्रीम डेटा का फायदा क्या है, कि जनरली आपकी मशीन क्या करने की कोशिश करती है, आपका सर्वर क्या करने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपने एक 6 GB की फाइल डाउनलोड करना स्टार्ट किया, आपने एक 5 GB की फाइल डाउनलोड करना स्टार्ट किया, अभी 1 GB डेटा आ चुका है, अभी बाकी डेटा आ रहा है ना, फिर 1 GB और डेटा आ गया, स्ट्रीम आ रही है लगातार 1 1 KB के, आप मान लीजिए 1 1 MB के चंक्स मेरे पास आ रहे हैं, मैं लगातार उसको उठा उठाकर रख रहा हूँ। बट आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपके सिस्टम ने लोकल में एक फाइल बनाना शुरू कर दिया। आप जैसे ही डाउनलोड बटन दबाते हैं क्या होता है, आपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर देखेंगे तो वो थोड़ी धुंधली सी फाइल दिखाता है, यानी थोड़ी सी जिसकी ओपेसिटी कम होती है वैसी फाइल दिखाता है कि ये प्रोसेसिंग में भी बन रही है, बट फाइल बनना स्टार्ट हो जाती है। यानी आपके कंप्यूटर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, आपके सिस्टम ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, वो उन पार्ट्स को ले लेकर एक जगह रखना स्टार्ट कर दिया है कि भाई ये पूरे चंक्स जो आ रहे हैं इससे मुझे एक फाइनल फाइल बनानी है ना। या अगर हम यूट्यूब की बात करें, आप अभी जब ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्या पूरी वीडियो आपके पास डाउनलोड हो चुकी है, नहीं, पूरी वीडियो तो डाउनलोड नहीं हुई है। क्या हो रहा है, आपकी प्रोग्रेस बार भी जहां पर भी उससे थोड़ा सा आगे आपको और थोड़ा सा ग्रे कलर दिख रहा होगा कि इतनी वीडियोस ने लोड कर लिया, यानी ये क्या कर रहा है, ये भी वीडियो को चंक्स में लगातार क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है यूट्यूब के सर्वर से, और साथ साथ जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, प्रोसेस करके आपको वीडियो दिखाते जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि चंक्स में डेटा ट्रांसफर करने का एक अच्छा फायदा ये होता है कि जो प्रोसेसिंग है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पहला चंक आया वो प्रोसेसिंग के लिए पुश कर दिया जाएगा, अगला चंक आया वो प्रोसेसिंग के लिए पुश कर दिया जाएगा, अगला चंक आया वो प्रोसेसिंग के लिए पुश कर दिया जाएगा। प्रोसेसिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, यूज करना, है ना। तो ये अपलोड के लिए भी ट्रू है, ये डाउनलोड के लिए भी ट्रू है। अभी हम मोस्टली जो यूज केसेस अपनी लाइफ में करते हैं वो डाउनलोड के कर रहे होते हैं, बट अपलोडिंग के लिए भी ट्रू होता है कि जैसे ही डेटा पहुंचना शुरू हुआ दूसरी मशीन पर, चाहे आपकी ब्राउजर से सर्वर पर जा रहा है या सर्वर से आपके ब्राउजर पर आ रहा है, दोनों ही केसेस में जो उसकी प्रोसेसिंग है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है जैसे ही मेरे पास पहला चंक आता है ना। तो हमको चंक का मतलब समझ आ गया। अभी यहाँ पर एक बफर और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। यहाँ बफर का क्या मतलब है, देखिए जब बहुत सारा डेटा आता है आपके पास, बहुत सारे चंक्स आ रहे हैं, है ना, तो होता ये है कि बीच में कई बार कुछ चंक्स लूज हो जाते हैं नेटवर्क में, है ना। कहीं पर थोड़ी सी लाइट चली गई, वैसे लाइट चली गई तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर कुछ स्टैटिक हो गया, कोई पैकेट कोई दूसरा राउट भी ले सकता है, कई बार हमेशा सेम राउट नहीं आता है। तो इंटरनेट पर क्या होता है, जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में आपने चीजें भेजी हैं एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में चीजें पहुंच रही हूँ, बीच में एक दो पैकेट्स लॉस्ट भी हो सकते हैं, उनका ऑर्डर भी आगे पीछे हो सकता है। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ से कोई फाइल अपलोड करता हूँ, है ना, और इसमें क्या हो, मेरी ये जो 1 सेकंड की वीडियो है ये थोड़ी देर बाद चली जाए, बाद की वीडियो पहले आ जाए, तो पूरी वीडियो ही खराब हो जाएगी। यानी आप कोई भी फाइल बनाते हैं, आप मान लीजिए एस्से लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस आगे हो जाए, कोई सेंटेंस पीछे हो जाए जो आपने अपलोड किया, तो कोई बात ही नहीं, फिर क्या मतलब हुआ उस बात का। यानी जो डेटा है हमारा, जो हम नॉर्मल फाइल भेज रहे हैं, जो भी भेज रहे हैं, उसमें सीक्वेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मेरे डेटा का क्या सीक्वेंस है, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सीक्वेंस हमको फिक्स करना जरूरी है कि सीक्वेंस जो मेरा ठीक होना चाहिए। तो सीक्वेंस इंश्योर कैसे करेंगे, जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको स्ट्रीम में तोड़कर भेज रहे हैं तो सीक्वेंस खराब हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर जगह पहले एक बफर बनाकर रखते हैं, जहां पर भी डेटा यूज होने वाला है वहां पहले एक बफर बनाकर रखते हैं। बफर को आप क्या एग्जांपल मान सकते हैं, मान लीजिए कैश है, थोड़ी सी रुकने वाली जगह है ना। ये बफर क्या है, ये जो आप लाइन लगाते हैं मान लीजिए किसी भी खिड़की के बाहर, ये मान लीजिए वो लाइन है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी डेटा आता रहेगा उसका एक नंबर होगा, पर्टिकुलर नंबर, कि भैया इस नंबर पे बैठेगा, है ना। हर डेटा अपना नंबर लेकर आएगा, मान लीजिए बोलेगा मेरा नंबर 1 है, मेरा 2 है, मेरा 3 है, मेरा 4 है। जो भी नए आए हैं हो सकता है वो बोले 5 की जगह मेरा नंबर 6 है, मेरा नंबर 5 है, मेरा नंबर 10 है, मेरा नंबर 8 है, ये इस सीक्वेंस में आए। तो बफर क्या करेगा, बफर पहली बात इनको पार्क करता रहेगा, अभी भेजेगा नहीं, प्रोसेसिंग के लिए अभी इनको भेजेगा नहीं, बोलेगा जरा रुको, सांस ले लो बेटा, यहीं रुक जाओ, है ना। जब आपके आगे पीछे वाले सब आ जाएंगे तब आपको सीक्वेंस में भेजा जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 सीक्वेंस में आ गए, बफर को बोलेगा तुम बाहर निकाल लो। इन डेटा को निकाला जा सकता है, मान लीजिए छोटा सा पार्किंग एरिया
है ना। पहले डेटा यहाँ आकर पार्क होता है, ये इनको सीक्वेंस में लगाता है, कुछ गड़बड़ हुई है तो टीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए बताता है कि भाई ये वाला जो एरिया ये नहीं आ पाया। बट बफर वैसे बेसिकली किस काम के लिए यूज होता है? बफर इसलिए यूज होता है कि आप इनको पार्क करके एक बार में इकट्ठा कर सकें, ऑर्डरिंग इनका ठीक कर सकें। और उसमें भी अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, बफर एक टीसीपी लेयर पे भी होता है जो ऑर्डरिंग वगैरह का ध्यान रखता है। जो बफर हम यूज करेंगे वो किस लिए है? जो बफर हम यूज करेंगे वो इसलिए कि यार मेरे को 1 KB डेटा का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या था। मेरी तो फाइल पूरी 5 KB की थी, मेरे को तो पूरा फाइल देखना है। तो बफर क्या करेगा, पहले आपके 5 के 5 चंक्स में अगर मान लीजिए डेटा है उनको इकट्ठा करेगा, उनको फिर एक बार में 5 KB का फाइल बनाएगा और आपको दे देगा, है ना। तो बफर क्या कर रहा है, बफर लगातार डेटा को इकट्ठा करके एक फाइनल मीनिंगफुल वे बनाकर आपको देता है। तो हमको तीनों चीजें समझ आ गई। मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, स्ट्रीम का मतलब है लगातार डेटा का बहना। बहता क्या है, चंक्स बहते हैं, यानी छोटे छोटे डेटा के पार्ट्स बहते हैं, और उनको सीक्वेंस में लगाना, ऑर्डर में लगाना, इकट्ठा करके मीनिंगफुल वे में किसी को देना, उसको बोलते हैं बफर्स, है ना। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ये हमको समझ आ गए। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पर। अब हम ये चंक्स रीड कैसे करेंगे? हमने क्या बात की थी कि भाई अभी हम यूजर से हमने क्या लिया, एक फॉर्म लिया, फॉर्म में यूजर ने क्या दिया था, प्रशांत जैन मान लीजिए अपना नाम दिया था और एक जेंडर दिया था। अब हमको डेटा रीड करना स्टार्ट करना है। तो वो डेटा हम रीड कैसे करेंगे? देखिए नोड में हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, हम अगला चैप्टर जो है वो भी मोस्टली इसी पर पढ़ रहे होंगे। हम यहाँ मेनली सारा काम करते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पर। इवेंट ड्रिवन का क्या मतलब है? यानी सिस्टम क्या करता है, जब भी कोई इवेंट हुआ है तो आपको नोटिफाई करता है कि भाई एक इवेंट हो गया, आप नोटिफाई कर दीजिए। इवेंट का नॉर्मल मतलब क्या है? हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, शादी का इवेंट है, पार्टी का इवेंट है, किसी का कोई भी इवेंट है। यहाँ इवेंट का ये मतलब है कि भाई कुछ हुआ है, आप इस पर रेस्पॉन्ड कीजिए, है ना। आगे चल के अगेन मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर पूरा हम इसी पर ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि जो नोड है वो सिंगल थ्रेडेड वे में चलता है, तो इतना अच्छे से इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे चल पा रहा है। एक बार हमने पहले भी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था, बट उसको डीप में समझेंगे कि ऐसा हो कैसे पाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको ये समझना है कि हर चीज ना यहाँ पर इवेंट के बेस में हो रही होती है। जब भी कोई नया इवेंट होगा तो सिस्टम आपको नोटिफाई करेगा कि भाई कुछ इवेंट हुआ है, आप जाग जाइए, है ना। और वो इवेंट हम सुनते कैसे हैं, हमको बेसिकली सर्वर पर इवेंट सुनना है कि जब भी डेटा आ जाए मेरे पास, हम यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी फॉर्म का डेटा आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए जस्ट बिकॉज रिक्वेस्ट आ गई है ना। अगर हम यहाँ अपना कोड कंपेयर करें, हमने क्रिएट सर्वर बनाया और साथ में इसको क्या दिया है, साथ में इसको ये अपना फंक्शन पास किया है कि भाई जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा फंक्शन कॉल कर देना। उसने कहा मैं रिक्वेस्ट यहाँ डाल दूंगा, रिस्पॉन्स यहाँ डाल दूंगा। हमने कहा ठीक है ना। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है, यानी वो कुछ डेटा लेकर आया, तो मुझे यहाँ डेटा पढ़ना है, तो मैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल लेता हूँ। पर देखिए अभी हुआ क्या है, रिक्वेस्ट आप तक पहुंच गई है, बट डेटा हो सकता है अभी आ रहा हो धीरे धीरे, है ना। अगर वो कोई फाइल अपलोड कर रहा है तो रिक्वेस्ट तो जब पहला आपके पास चंक पहुंचा, पहला बाइट आपके पास पहुंचा, वो बोलेगा रिक्वेस्ट आ गई। उसके जो हेडर्स हैं, जो चीजें हैं, वो सारी रिक्वेस्ट की आपके पास आ जाएंगी। बट डेटा भी हो सकता है धीरे धीरे आ रहा हो। तो हमने तो देखिए बहुत छोटा सा डेटा भेजा, एक नाम भेजा, एक जेंडर भेजा, इतना फर्क नहीं पड़ता। बट हमको हैंडलिंग किस हिसाब से करनी है, हमको हैंडलिंग इसी तरह से करनी सीखनी है कि जो रिक्वेस्ट है, वो जो साथ में डेटा लाई है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो हमको एक एक जो चंक है वो पढ़ना पड़ेगा, और एक एक चंक पढ़ के हमको अपना काम करना पड़ेगा, है ना। अगेन देखिए ये सब काम अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली नोड जेएस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमको बहुत सारी चीजें हाथ से करनी पड़ेंगी। बहुत जल्दी हम कहाँ मूव कर रहे होंगे, एक्सप्रेस जेएस पर मूव कर रहे होंगे। अब बहुत सारा जो कोड है ये जो हम हाथ से लिख रहे हैं, टफ तरीके से लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर सर आप ये पढ़ाई क्यों रहे हो, एक्सप्रेस जेएस से ही पढ़ा दो। बेटा आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इंटरनल एक्सप्रेस जेएस पहली बार तो आपको क्या एडवांटेज दे रहा है, इंटरनली चीजें किस हिसाब से चल रही है। बहुत बार डिबगिंग करने में कभी एरर आ जाती है, आपको अगर अंदर की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है डेटा किस हिसाब से चल रहा है, तो उससे आपको बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हम पहले थोड़ा टफ वाला तरीका पढ़ रहे हैं, फिर आसान वाला तरीका पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, हमको स्ट्रीम समझ आ गया, चंक समझ आ गया, बफर समझ आ गया। अभी पहले हम ये इंटरेस्टेड है कि भाई एक एक करके चंक मुझे देना स्टार्ट करो, मैं चंक जो है वो पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो आप यहाँ क्या बोलते हैं, आप पहले यहाँ सिस्टम को बोलते हैं कि भाई जब भी कोई नया चंक आ जाए तो मुझे बता देना। तो आप क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा, है ना। यानी आप बोल रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट में ऑन, यानी ऑन का मतलब होता है मैं लिसन करना चाहता हूं। कब लिसन करना चाहता हूं, जब भी नया डेटा आ जाए। आपने इसको बोला कि भाई जब भी नया डेटा आ जाएगा तो मुझे बता देना। वो कहेगा बता तो मैं दूंगा, पर कैसे बताऊं। आपको क्या देना पड़ेगा, जब भी हम चाहते हैं सामने वाला हमको कुछ बताए तो हम क्या करते हैं, उसको एक कॉल बैक देते हैं। तो यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, एक कॉल बैक देना पड़ेगा। कॉल बैक में आपको क्या मिलेगा, जो चंक आप चाह रहे हैं वो चंक ही आपको दे देगा। तो देखिए यहाँ पर जो सिंटेक्स है वो क्या है ना, सिंगल ब्रैकेट हम हटा सकते हैं क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट है। हम बोल रहे हैं जब भी डेटा हो, जब भी आपके पास डेटा अवेलेबल हो तो मुझे बता देना, है ना। जब भी आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाए तो मुझे बता देना। फिलहाल हम क्या कर देते हैं, इसको लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ये जो चंक हमको मिला है इस चंक को लॉग करके देखते हैं कि अब मेरे को देख क्या रहा है ना। तो अब होना क्या चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ भाई जब भी आपके पास पोस्ट रिक्वेस्ट आए, है ना, यूआई से पोस्ट रिक्वेस्ट आपके पास आए, सबमिट डिटेल्स वाले यूआरएल पर आए, तो आप क्या करना, मेरा ये लिसनर मैंने तुरंत रजिस्टर कर दिया कि मैं एक लिसनर रजिस्टर कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। जब भी कोई इवेंट आपके पास पूरा हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, जब भी पहला चंक डेटा आपके पास आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस डेटा को उठाऊंगा, लॉक करता हूँ। देखिए गलती हमने कर दी, हमने यहाँ लेक्चर 4 को एडिट करना स्टार्ट कर दिया। इससे होगा क्या, बाद में आपके नोट्स खराब हो जाएंगे। यहाँ हम बना लेते हैं लेक्चर 5।
है ना। ये लेक्चर को भी हम एक्चुअली बोल देते हैं चैप्टर, है ना, चैप्टर 5। और यहाँ हम देख क्या रहे हैं, पार्सिंग रिक्वेस्ट, है ना, पार्सिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो 4 हम बना रहे हैं यूजर और जेएस जो हमने एडिट करना स्टार्ट किया, इसकी हम कॉपी बना लेते हैं इसके अंदर, है ना। यूजर डॉट जेएस की मैं कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ जो मैंने चेंजेस किए इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये आपके पुराने चैप्टर के नोट्स हैं। अगर कोई पुराने चैप्टर के नोट्स पढ़े तो वो चेंज नहीं होने चाहिए कि हमने पुराने चैप्टर में क्या चेंजेस किए थे। ठीक है, इसको मैंने कर दिया बंद। हम आ जाते हैं यूजर डॉट जेएस पर। देखिए हो ही रहा था कि एक नाम गड़बड़ होने की वजह से ऑर्डरिंग गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पॉज करके सारे नाम चेंज कर दिए, आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और ये भी हो जाए, है ना। चलिए, तो आप भी अगर पुराने वाले नोट्स भी ढूंढ रहे हैं तो आपको कहाँ मिलेंगे, चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो हमने चैप्टर 2 से चैप्टर 5 तक कर दिया। यूजर के अंदर हम आ गए, और यूजर के अंदर हमने क्या बोल दिया था, यूजर के अंदर हमने इसको बोल दिया कि भाई जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आए, है ना, रिक्वेस्ट के अंदर जब भी नया डेटा का चंक आए तो हमको बता दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं, है ना, एक बार चलाकर देखते हैं। अभी हम 4 के अंदर हैं, हम आ जाते हैं कहाँ पर, चैप्टर 5 के अंदर। और हम कैसे चलाएंगे, नोड यूजर डॉट जेएस। हमने नाम इसका यूजर रखा है, यूजर रख लीजिए, ऐप रख लीजिए, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, है ना। तो सर्वर मेरा चल चुका है। एक बार ये जो सर्वर है इसको मैं रन करके देख लेता हूँ 3001 पे अभी क्या आ रहा है। तो देखिए वही जो कोड हमने पहले लिखा हुआ था, क्या हुआ, हम होम पर गए तो उसने बोला भाई ये आप अपना नाम दीजिए, जेंडर बताइए और सबमिट कर दिए। तो चलिए मैं नाम दे देता हूँ प्रशांत जैन, और जेंडर में दे देता हूँ मेल, है ना। यहाँ पर देखिए गेट वाली अभी रिक्वेस्ट आई है, फेविकॉन ये बेसिकली आइकन मांगने की कोशिश करता है, उसकी अभी रिक्वेस्ट आई है। देखिए जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, सो सबमिट करते क्या हुआ, अगर हम फिर से यहाँ आकर देखेंगे अपने टर्मिनल में, देखिए इस बार फिर से क्या हुआ है, फेविकॉन के बाद आई हमारे पास सबमिट डिटेल्स की रिक्वेस्ट, है ना। सबमिट डिटेल्स आ गई पोस्ट के साथ, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास रिक्वेस्ट आई होगी। देखिए जैसे ही रिक्वेस्ट आया उसके बाद जब हमने आप प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ है, ये बोल रहा है जो आपको चंक भी मिला है, एक टाइप का बफर टाइप का कुछ अंदर इसने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और ये इसने डेटा दे दिया आपको कि भाई ये कुछ कुछ बाइट्स आए हैं, ये आपका डेटा है। उसका बाद हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया गेट पर, तो दोबारा गेट पर चला गया है ना। अब एक एक चेंज जो हम कर लेते हैं इस केस में, वो क्या है, सबसे ऊपर जहां हम लॉक कर रहे हैं, अब यहाँ हेडर्स हम लॉक करना बंद कर देते हैं, हेडर्स की हमको जरूरत नहीं है। उससे क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा सिर्फ बढ़ रहा है। मैं इसको अगर बंद करके दोबारा से चलाता हूँ, है ना, और फिर से एक बार आपको नाम भेजकर दिखा देता हूँ। मैंने भेज दिया इसमें नाम, और मैंने भेज दिया जेंडर, है ना, मैंने भेज दिया नाम और मैंने भेज दिया जेंडर। तो देखिए यहाँ क्या दिखा, अभी यहाँ हमने सर्वर स्टार्ट किया, सबमिट डिटेल्स का इमीडिएटली आया रिक्वेस्ट पोस्ट के साथ, और ये डेटा जो चंक हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, है ना। तो यानी इसने क्या किया, इसने हमारा जो रजिस्ट्रेशन था यहाँ पर, ये रजिस्ट्रेशन मान लिया है कि भाई आप ये इवेंट लिसन करना चाहते हो, मैं समझ गया। जैसे ही उसके पास पहला डेटा का चंक आया, उसने हमको ये चंक मिल गया और चंक को हमने लॉक कर दिया। पर देखिए इस लॉक करने से हमारा फायदा तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ जिब्रिश में आ रहा है डेटा, यानी कुछ नंबर्स आ रहे हैं। हमने तो क्या भेजा था, हमने तो अपना नाम भेजा था और हमने अपना जेंडर भेजा था, हमको तो उसी तरह से डेटा चाहिए जैसा हमने भेजा था, है ना। अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, हम तो डेटा ठीक भेज रहे हैं। अगर हम यहाँ नेटवर्क टैब में आ जाएंगे और इसको एक बार हम फिर से सबमिट करेंगे, इस बार मान लीजिए मैं क्या दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं मीरा, है ना, मीरा जैन, और जेंडर दे देते हैं फीमेल। उसके बाद मैंने सबमिट किया। अब मैं सबमिट डिटेल्स में आकर देखूंगा तो देखिए पेलोड हमने क्या भेजा है, हमने तो ठीक भेजा, हमने यूजर नेम मीरा जैन भेजा है, हमने जेंडर फीमेल भेजा है। बट यहाँ क्या प्रिंट हुआ, यहाँ देखिए फिर से कुछ जिब्रिश प्रिंट हुआ, है ना, यानी अलग अलग कुछ डेटा प्रिंट हो रहा है, हमारा फाइनल डेटा तो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये हम कैसे करेंगे, है ना, इसके इसमें हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हम इसका कैसे करेंगे, रीडिंग चंक तो हमने कर लिया, अब हमको इसको डालना पड़ेगा एक बफर में, है ना। यानी हम क्या बोलेंगे कि भाई जरूरी नहीं कि डेटा एक ही चंक में आ जाए, हो सकता है बहुत सारे चंक आ रहे हो, तो चंक ले लेकर आप एक बफर में उनको पार्क कर देंगे, जैसे भी हमने बफर समझा था। और उस बफर में जब डेटा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम उस बफर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मीनिंगफुल डेटा में। तो देखिए ये हम कैसे कर रहे हैं, बफर हमने क्या किया है, पहले देखिए मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने यहाँ पर पहले हम डेट कोड को समझ लेते हैं, उसके बाद सेम कोड हम लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, सेम जो हमने रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा चंक लगाया था वो हमने लगाया, है ना। और हमने बोला जब भी कोई चंक आएगा तो उसको मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग कर दूंगा। बट साथ साथ मैंने क्या किया है, देखिए मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया है बॉडी का, है ना। तो उसमें बोल रहा हूँ अब जब भी कोई चंक आएगा तो बॉडी डॉट पुश, ये क्या एरे का मेथड है पुश, यानी एरे में हम वो ऐड करते जा रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही मेरे पास चंक आ रहा है आप एरे में ऐड करते रहिए। ये रिक्वेस्ट डॉट ऑन ये हमेशा इंश्योर करेगा कि हमको सीक्वेंस में भी मिल रहा हो, है ना। तो वो सीक्वेंस वाला जो बफर है वो पहले ही बन चुका है, अभी जिस लॉजिकल लेवल पर हम बफर बना रहे हैं हमको बस ये डेटा इकट्ठा करना है, एक साथ बनाकर इसका कुछ लॉजिकल मतलब निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड करते जा रहे हैं इस बॉडी में। जब सारा डेटा बॉडी में ऐड हो जाएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि चंक्स आने बंद हो गए, जो वो डेटा भेज रहा था वो बंद हो गया। उसके लिए हम एक और इवेंट रजिस्टर करेंगे जो हम बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट ऑन एंड। एंड कब कॉल होगा, एंड तब कॉल होगा जब वो बोलेगा भाई जितने चंक आने थे आ चुके, क्लाइंट ने बोला है सारा डेटा आ गया है, तो वो एंड कॉल करेगा। तो एंड के केस में हम क्या कर रहे हैं,
हम इस बफर से अपना एक पार्स बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए क्या डेटा फाइनली उसने भेजा है ना। तो हम यही कोशिश कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये चंक्स को स्टोर कर सकें। तो मैं एरे कैसे बना रहा हूं, मैं यहां लगा लेता हूं कॉन्स्ट बॉडी एम्प्टी। अब आप बताइए, किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर आपने तो कॉन्स्ट बनाया है, फिर उसके बाद हम इसमें डेटा कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ कॉन्स्ट बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस बॉडी को अब मैं कोई नया एरे असाइन नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि मैंने इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया। पर बॉडी के अंदर अगर मुझे चेंज करना है, इस एरे के अंदर मुझे एलिमेंट्स ऐड करना है, वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग चंक आया, इस चंक को हम क्या करेंगे, मैं बोल दूंगा बॉडी डॉट पुश, क्या कर दीजिए, ये चंक इसके अंदर डाल दीजिए। चंक क्या है, चंक, है ना। तो अभी क्या करेगा, जितनी बार भी ये कॉल होगा, पहला डेटा आया, दूसरा आया, 1000 डेटा आया, वो 1000 का पूरा यहाँ एरे बना लेगा, है ना। जिसको मैं बॉडी बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बॉडी बोल लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट बोल लीजिए, है ना, कुछ भी बोल लीजिए। जनरली इसको बॉडी बोला जाता है, मैंने बॉडी बोल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला इवेंट हमको पता करना है कि चंक्स आने कब बंद हो गए, यानी पूरी रिक्वेस्ट आ गई है। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन एंड, कि एंड पे भी मुझे बताना। वो कहेगा बताना क्या है, किसको बताना है, तो फिर से एक फंक्शन हम पास करेंगे। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फंक्शन ये अलग से बनाकर आप उनका नाम भी यहाँ पर पास कर सकते हैं, उनका रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। बट क्योंकि ये फंक्शन हमको और कहीं नहीं चाहिए, हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट वाला सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली फंक्शन यही बनाकर पास करते हैं। हमने बोला एंड होगा तो मुझे डायरेक्टली बता देना। एंड में हमने आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं लिया, एंड में हमने आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि चंक्स तो आ चुके हैं, ये बस एक सिग्नल है कि भाई पूरा डेटा आ गया, जाओ, है ना। ये वो है जब आपको बस में बिठाकर घर वाले बाहर से बाय करते हैं, तो बाय में कुछ मिलता थोड़ी है, बाय एज अ सिग्नल की बस अब बेटा निकल लो, हो गया, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे पास एंड सिग्नल आ गया कि जितने चंक्स आने थे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी मेरे पास जितने भी चंक्स थे वो सब बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं बॉडी में क्या करूंगा, इस एरे को मैं डाल दूंगा इस बफर क्लास में, जो ऑलरेडी इन्होंने हमको बना कर दिया। मैं क्या बोलूंगा, बफर डॉट कॉनकैट बॉडी, है ना। क्या बोल रहे हैं हम, बफर डॉट कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, कॉनकैट का मतलब क्या, कॉनकैट का मतलब है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का क्या मतलब है कि भाई जितने भी मैंने आपको चंक्स दिए हैं बॉडी के अंदर, जितने भी चंक्स है ना, इन सबको जोड़कर एक कर दीजिए, कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो फाइनल एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने तो एक ही रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भेजा था, आपने उसको चंक में तोड़ा। पर मेरे को चंक्स नहीं चाहिए, मुझे तो फाइनल डेटा चाहिए। चंक्स तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे, मैंने लॉग भी करके देख लिए, मुझे तो आप फाइनल डेटा दे दीजिए। ठीक है भाई, फाइनल डेटा दे देते हैं। तो बफर डॉट कॉनकैट क्या करेगा, आपको फाइनल डेटा दे देगा। उस डेटा को हम एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी इसने दिया, और उसको हम पार्स करके देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ टू स्ट्रिंग, है ना, और इसको हम बोल देते हैं कॉन्स्ट पार्स्ड बॉडी। वैसे एक्चुअली ये पार्स्ड बॉडी नहीं है ना, पर हम उसको फिलहाल पार्स बॉडी बोल देते हैं। कंसोल डॉट लॉग, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ फुल बॉडी, है ना। ये क्या हुआ है, पूरी बॉडी अभी मेरे पास आ गई, इसको हमने कर दिया कंसोल लॉग, ठीक है। अब एक बार इसको फिर से चलाकर देख लेते हैं। इस केस में अब बेसिकली क्या प्रिंट होगा, इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, फिर से एक बार रन करेंगे, है ना। एक बार मैं क्या करता हूँ, ये जो पुराना डेटा है ये हमको कंफ्यूज ना करे, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, है ना? एक बार इसको बड़ा कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। और क्या करते हैं, अब यहाँ अपना नोड सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो नोड यूजर डॉट जेएस, फिर से यहीं आ गए 3001 में। फिर से बोलता हूँ मैं, मान लीजिए मीरा जैन फीमेल सबमिट, है ना। अब देखिए क्या हुआ, जब मैंने बोला मीरा जैन फीमेल सबमिट, सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट आई, सबमिट डिटेल्स पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद देखिए मेरा चंक प्रिंट हुआ। ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, चंक हमारे पहले वाले मेथड से प्रिंट हो रहा है, जहां हमने कंसोल लॉग चंक किया था। तो ये मेरा चंक प्रिंट हो गया बफर के नाम से, जो भी है ना। उसका देखिए सीधे क्या प्रिंट हुआ, यूजर नेम मीरा प्लस जैन एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल, यानी एक ही चंक में उसने हमारा डेटा भेज दिया। क्योंकि हमारा डेटा बहुत कम था तो उसने एक ही चंक में भेज दिया। तो हमने हमारे बेसिकली एरे में भी एक ही चंक रहा, है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ये हुआ नहीं, बट हमको फिर भी पूरा तरीका फॉलो करना है। हमको थोड़ी पता है कि एक ही चंक में आएगा, कितने भी चंक में आ सकता है। उसका बफर डॉट कॉनकैट हमने बोला, एक ही पार्ट को हमने बोला जोड़ दो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। उसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फुल बॉडी मैंने जब लॉक किया तो यहाँ देखिए जो हमने दो डेटा भेजे थे दोनों के दोनों आ गए। जो हम यहाँ नेटवर्क टैब से देख रहे थे, हमने क्या भेजा था, यूजर नेम मीरा जेंडर फीमेल भेजा था, वही यहाँ पर मुझे दिख गया यूजर नेम मीरा प्लस जैन। इसने इसको प्लस की तरह रिप्रेजेंट किया है स्पेस को। एंड मतलब अब ये यूआरएल पैरामीटर की तरह भेज रहा है ना, इसको भी हम देखेंगे इससे फर्दर हमको यूजेबल ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है। तो एक स्ट्रिंग हमको यहाँ पर मिल गया है, बट यहाँ इसने बोला एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल, यानी जितना भी डेटा है सारा एंड लगा लगा करके पूरा का पूरा डेटा इसने हमको दे दिया, है ना। उसके बाद बोल रहा है फिर से गेट रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया था होम पेज पर, तो उसकी रिक्वेस्ट आई, आइकन मांगने दोबारा आया, है ना। तो एक और लॉजिकल स्टेप हमारा हो गया। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कैसे हमको चंक के ऊपर इवेंट लगाना है, कैसे हमको रिक्वेस्ट पूरी हो जाए इसके लिए इवेंट लगाना है, और कैसे हमको उसको कंबाइन करके एक फाइनल स्ट्रिंग बॉडी बनाना है ना।
तो ये 2 काम हमारे हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए नीचे हमने आपके आपके नोट्स में भी दिखाया हुआ है, अगर हम प्रशांत डाल रहे थे तो क्या आपको दिखेगा, या नीचे दिख जाएगा प्रशांत एंड जेंडर मेल, दोनों ही चीजें आपको दिख जाएंगी। तो ये हो गया बफरिंग कैसे करना है चंक्स का, बफरिंग भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे एक्चुअल पार्सिंग, यानी मेरे पास फाइनल बॉडी तो आ गई है, बट आप इसकी पार्सिंग कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास डेटा आया है, इसको हम किस क्लास से कर रहे होंगे, यूआरएल सर्च पैरामीटर से। तो ये क्या क्लास करती है, देखिए जनरली आप जब आप आर्ग्यूमेंट्स कहाँ भेज रहे होते हैं, जब आप यहाँ यूआरएल के अंदर आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं तो क्या होते हैं, एनकोड हो जाते हैं। एनकोड मतलब यहाँ आप स्पेस नहीं भेज सकते, बहुत सारी चीजें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं भेज सकते, उन सबकी एनकोडिंग कर दी जाती है। जब आप उनको वापस यूज करना चाहते हैं तो उनकी डिकोडिंग की जाती है। इसी तरह से जो हम पोस्ट में भेज रहे हैं ये एनकोड होकर जा रहा है, हमको इसको पहले डिकोड करना पड़ेगा यूज करने से पहले। तो डिकोड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फुल बॉडी है इसको आप किसको पास कर देंगे, इसको आप बोलेंगे भाई ये मुझे यूआरएल में पैरामीटर मिला है, यूआरएल सर्च पैरामीटर को मैं पास कर देता हूँ, वो मुझे परम्स का ऑब्जेक्ट बना कर देगा, है ना। हम ये जो कंसोल लॉग है इसको हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, या चलिए लगा रहने देते हैं ताकि हम दोनों चीजें दिखा पाएं कि क्या मिला था, क्या हमने उसको चेंज किया, है ना। मैं क्या करूंगा, ये जो फुल बॉडी है पास कर दूंगा किसको, यूआरएल सर्च परम्स को। देखिए दिखाने लग गया, यूआरएल सर्च परम्स को मैंने क्या पास कर दिया, फुल बॉडी पास कर दिया। और यहाँ मैं क्या करूंगा, इसको एक आर्ग्यूमेंट में ले लूंगा, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ परम्स हमको मिल गए, पैरामीटर्स इसने हमको दे दिए। अब इन पैरामीटर से, यानी ये क्या करता है, ये जो यूआरएल सर्च पैरामीटर है ये ढूंढ ढूंढ कर इनको निकाल रहा होगा, यानी यूजर नेम ही अलग कर लेगा, ये जो मीरा जैन नाम है ये अलग कर लेगा, जेंडर अलग कर लेगा, यानी की वैल्यू पेयर में इन सबको तोड़ लेगा। और ये की वैल्यू पेयर मुझे मिलेंगे कैसे, की वैल्यू पेयर मिलने का एक जो तरीका है, एक तरीका ये है जो बेसिकली नॉर्मल तरीका है, उसके बाद एक क्विक तरीका भी देखेंगे, क्विक तरीका कैसे कर सकते हैं। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लूप लगा रहे हैं फॉर कांस्टेंट की वैल्यू, यानी हमने बोला भाई क्या करना है, इस एरे में इनको तोड़ लेना। पैरामीटर्स के अंदर क्या है, ये एरे ऑफ एरेज होता है ना। तो हम बोल रहे हैं एक एक करके एक एक एरे देना, वो की वैल्यू में तोड़ देना ऑफ पैरामीटर डॉट एंट्रीज बनाकर देंगे तो एरे ऑफ एरे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लूप लगा लेता हूँ फॉर कॉन्स्ट की कॉमा वैल्यू, की वैल्यू में हम तोड़ना चाह रहे हैं, क्या करेंगे इसको, सॉरी ऑफ पैरम डॉट, दोबारा से फोल्ड लिख दिया, पैरम्स डॉट एंट्रीज। अब ये क्या करेगा, इस लूप में एक एक करके हमको ये की वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। बट ये की वैल्यू हमको कहीं स्टोर भी तो करनी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ अगेन एक अपना जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना लेता है, मैं इसको बोल देता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी। अब ये फाइनली मेरी रिक्वेस्ट बॉडी है ना, या जेसन बॉडी बोल देते हैं इसको फॉर मोर क्लैरिटी, है ना। कुछ वैसे तो ऑब्जेक्ट है ये, बॉडी ऑब्जेक्ट भी, जेसन भी नहीं बोलना चाहिए, जेसन भी गलत है, बॉडी ऑब्जेक्ट, है ना। अभी इनिशियली तो ये एम्प्टी है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे मुझे की वैल्यू मिलती रहेगी मैं क्या करता रहूंगा, इसको ये जो भी हमने नाम रखा है जेसन ऑब्जेक्ट बॉडी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ही की वैल्यू हम डालते रहेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा बॉडी ऑब्जेक्ट, हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट नोटेशन, क्योंकि की हमको डायरेक्टली नहीं पता है, की हमको एक वेरिएबल में मिली है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए ब्रैकेट नोटेशन यूज करेंगे। यहाँ ब्रैकेट नोटेशन हमने लगा लिया, की और वैल्यू हमने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए। बाद में यहाँ क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग बॉडी ऑब्जेक्ट, है ना, कंसोल डॉट लॉग बॉडी ऑब्जेक्ट को आप बना दीजिए। तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, फुल बॉडी तो हमको लास्ट टाइम ही मिल गई थी, अब हमने पहले उसको यूआरएल सर्च पैरामीटर में दिया कि भाई तुम अपने आप इसको डिकोड करो, तुम एक एक करके हमको की वैल्यू देना स्टार्ट करो, और उन की वैल्यू को हम एक अपने जेसन के ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो भाई इतना काम हो गया। एक बार उसको फिर से रन करके देख लेते हैं। फिर से हमने रन किया, फिर से यहाँ आते हैं, फिर से सेम नाम देते हैं, मीरा जैन, जेंडर इज फीमेल, सबमिट। देखिए इस बार यहाँ, अच्छा हमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, क्या बोल रहा है ये, अच्छा हमने डायरेक्ट यूआरएल सर्च पैरामीटर लिख दिया, हमने न्यू नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट बनाना है तो न्यू तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमने न्यू नहीं लिखा, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई, क्रैश हो गया है, फिर से हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ये सब जो हमको हर बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, चीजें करनी पड़ रही हैं, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी धीरे धीरे, है ना। बेबी स्टेप्स में हम करेंगे, अभी परेशान नहीं होना है कि ये तो इस तरह से हो रहा है। मैं जो सही तरीका है आपको पढ़ाने का, सही तरीका है सीखने का, पहले थोड़ा सा पेन होना चाहिए, उसके बाद ठीक होना चाहिए, तो वही मैं यहाँ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया मीरा जैन फीमेल, फिर से सबमिट करते हैं। देखिए इस बार क्या हुआ, पहले आपका ये प्रिंट हुआ यूजर नेम इक्वल टू मीरा प्लस जैन एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल, बट उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट बना जावास्क्रिप्ट का वो भी प्रिंट हो गया। इसमें देखिए ठीक से आ गया यूजर नेम कोलन, उसके बाद मीरा स्पेस जैन स्पेस आ गया, ठीक से इसने इसको पार्स कर लिया, उसके बाद जेंडर आ गया, जेंडर फीमेल, दोनों चीजें जो हम चाह रहे थे वो यहाँ पर आ गई। देखिए ये जो काम हमने किया है यहाँ इतनी लाइंस में, इसको एक आसान तरीका भी है करने का, है ना। इसको, इसका आसान तरीका क्या है, मैं फिलहाल इसको कॉमेंट कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये पता रहे कि ये भी स्टैंडर्ड तरीका होता है जो बहुत जगह होता है। मैं दूसरा क्या करूंगा, मैं यूज कर लेता हूँ बॉडी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज। इससे क्या आप बोल रहे हैं कि भाई एंट्रीज से आप जरा ये मेरे को निकाल कर दे दीजिएगा
कि बेसिकली क्या क्या मुझे यहाँ से मिला है। एंट्रीज कहाँ है, ये मुझे ऑलरेडी एंट्रीज दे रहा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर पास कर सकता हूँ पैरम्स। मैं बोल रहा हूँ भाई पैरम्स में से एंट्रीज निकाल लेना, एंट्रीज से एक ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट मुझे डायरेक्टली दे देना। तो जो काम हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे थे वो काम आप यहाँ एक लाइन में भी कर सकते हैं। एक बार पहले टेस्ट कर लेते हैं, है ना, यकीन नहीं करना चाहिए किसी का भी। ट्रस्ट बट हमारे अमेज़न में बोलते थे ट्रस्ट बट वेरीफाई, ट्रस्ट करो बट उसके बाद वेरीफाई भी कर लो। फिर से मैंने सबमिट किया, देखिए फिर से एग्ज़ैक्टली सेम काम आया, सेम चीज़ आई, है ना? तो यानी ये पूरा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एक लाइन से भी मेरा काम चल जाता, ठीक है? तो ये भी हमने कर लिया, क्या हुआ? पार्सिंग ठीक तरह से कैसे करनी है, ये भी हमने देख लिया कि डेटा की पार्सिंग हो गई और हमको फाइनल आउटपुट जिस भी फॉर्म में चाहिए था, जिस भी तरह से चाहिए था, वो आउटपुट हमको मिल रहा है। यूआरएल सर्च पैरामीटर वाला तरीका हमने देख लिया, मेनली कि उससे हम कैसे फॉर लूप लगाकर चीज़ों को निकाल सकते हैं, फाइनल जो भी मेरा कंसोल लॉग है उसको हम आउटपुट कर सकते हैं। अब क्या हमको यही करना था, जो रिक्वेस्ट थी उसको पार्स करके लॉग करना था क्या? नहीं भाई, हमको काम ये करना था कि हमको तो ये फाइल में राइट करना था। फाइल में आप अभी भी कांस्टेंट चीज राइट कर रहे हैं, तो वो भी फिक्स कर लेते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पर किया हुआ है ना? तो हमको यहाँ पर एक्चुअली क्या करना है, जो फाइल राइटिंग का काम हमको करना था, ये हमको इसके अंदर ही कर लेना चाहिए, जहां हमको ये फाइनल एंड मिला है ना? ये देखिए हम सारा काम कहाँ कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको नीचे करके एक नंबर छोटा करके दिखा देता हूँ। ये सारा काम हमने कहाँ किया है, अभी जो हमने काम किया है, सारा काम किया हमने रिक्वेस्ट डॉट एंड में, यानी ये हो गया है एसिंक। इसको अभी थोड़ा डीप में और नेक्स्ट चैप्टर में हम समझ रहे होंगे, बट आपको ये बात समझनी है कि यहाँ ये काम पहले हो जाता है ना? जो आपका कॉल बैक है ये तो बाद में आ रहा होगा, जब चंक्स खत्म हो जाएंगे तब आ रहा होगा। तो मुझे जो फाइल में राइट कर रहा हूँ, ये भी मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, ये फाइल राइटिंग में उठा लेता हूँ और फाइल राइटिंग में मैं रख देता हूँ यहाँ पर कि अब भाई फाइल में ये राइट करना है, यूजर डॉट टीएक्सटी में प्रशांत जैन मत राइट करिए। अब आपको क्या राइट करना है, बॉडी ऑब्जेक्ट हमको मिल गया है, तो बॉडी ऑब्जेक्ट आपको राइट करना है, क्योंकि इसको स्ट्रिंग चाहिए राइट करने के लिए, मैं इसको बोल देता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, है ना? ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, और वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट एक्चुअली आप यूजर डॉट टीएक्सटी में सेव करें, जो मैंने यहाँ दिखाया। आप यूजर डिटेल्स नाम रख दीजिए, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं वो रख दीजिए। हम ये चाह रहे हैं फाइल में भी वही चीज राइट हो जो यहाँ बॉडी में मुझे फाइनली मिली है ना? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, पहले तो एक बार अपनी फाइल भी चेक कर लेते हैं, फाइल में क्या पड़ा हुआ है। यूजर डॉट टीएक्सटी में तो देखिए अभी भी प्रशांत जैन पड़ा हुआ है, जो कांस्टेंट था वही पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिर से भेजता हूँ मीरा जैन फीमेल। देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखते हैं फाइल का जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है या नहीं। मैंने इसको किया सबमिट, अच्छा नहीं, कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया है। अच्छा, हमने सर्वर किल तो किया, शायद स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद वापस आ जाते हैं, हीरा जैन, है ना? फिर से देखिए जैसे ही मैं सबमिट करूंगा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर सडनली जो मेरा फाइल का कंटेंट है वो चेंज हो गया। फाइल के कंटेंट में क्या आ गया, यूजर नेम कोलन मीरा जैन, जेंडर फीमेल। यानी हमने देखिए इतना काम सक्सेसफुली कर लिया है। क्या काम कर लिया है, अगर हम वापस आकर देखेंगे, हमको कैसे ये रिक्वेस्ट बॉडी पढ़ना है, इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझे। स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है, स्ट्रीम ऑफ चंक्स आ रहे हैं एक्चुअली, एक एक चंक को कैसे पढ़ना है वो देख लिया, चंक को इकट्ठा कैसे करना है वो देख लिया, वो इकट्ठा करके बफर में डालकर पूरी बॉडी कैसे निकालना है वो देख लिया, उस बॉडी को पार्स कैसे करना है यूआरएल सर्च पैरामीटर से वो देख लिया, और पार्स करके फाइनल ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो देख लिया। वो ऑब्जेक्ट हमने दोबारा उसके बाद उस फाइल में राइट कर दिया जिस फाइल में हम राइट करना चाह रहे थे। तो जो काम हमने लास्ट चैप्टर में शुरू किया था वो हम यहाँ ठीक से उसको पूरा कर पाए, क्या कर पाए, फाइनली उसको एक फाइल में राइट कर पाए। यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा वही यहाँ फाइल में आ जाएगा। देखिए अब मैं यूजर दोबारा से बन जाता हूँ, यहाँ पर जाकर इस बार में दे देता हूँ प्रशांत जैन, है ना? और जेंडर दे देता हूँ मेल। अब मैं जैसे इसको सबमिट करूंगा तो क्या होगा, देखिए सडनली चेंज हो गया, मेरे जो फाइल का टेक्स्ट है प्रशांत मेल आ गया। तो देखिए इतना काम अब हम कर पा रहे हैं। नोट जेएस में हमने अपना सर्वर बना लिया, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आया उसको एक फाइल ऑपरेशन में बेसिकली कैसे डालना है और फाइल ऑपरेशन के साथ कैसे राइट करना है, इतना काम हम सक्सेसफुली अपने पास कर पा रहे हैं, है ना? तो ये अच्छी प्रोग्रेस है। अभी हमने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया नोड में, है ना? पर अब इसके बाद क्या होगा, हम बहुत जल्दी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिक चीजें कैसे करना है ये हमने सीख लिया है। तो ये हो गया पार्सिंग रिक्वेस्ट। अभी यहाँ एक चीज हमको और देखना है जिसका नाम है यूजिंग मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो इसकी नीड ही समझेंगे कि मॉड्यूल्स यूज करने की नीड क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें, है ना? तो देखिए मैं चैप्टर 5 में हूँ, अभी हमने सारा कोड किसके अंदर लिखा हुआ है, यूजर डॉट जेएस एक ही फाइल है, इसके अंदर लिखा हुआ है ना? चाहे कुछ भी कोड है, सारा का सारा कोड यहीं पर आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पहले सबसे पहले एक ऐप डॉट जेएस बना लेता हूँ। देखिए यूजर तो अपना काम कर रहा है, यूजर वाला काम कर रहा है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐप डॉट जेएस बना लेते हैं। मैंने बना लिया ऐप डॉट जेएस, है ना? मैं बोलूँ यार एक्चुअल सर्वर बनाने का जो मेन काम है वो सबका होना चाहिए, वो तो ऐप डॉट जेएस में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये जो एचटीटीपी वाला काम था ये मैं ऐप डॉट जेएस में ले जाता हूँ। जो सर्वर बनाने वाला काम है ये मैं ऐप डॉट जेएस में ले जाता हूँ, है ना? क्रिएट सर्वर, उसको उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लास्ट में जो सर्वर बनाकर हमको पोर्ट वगैरह लगाना होता है, ये भी सब काम, ये सब काम क्या है, ये तो सर्वर बनाने का काम है ना? अभी क्रिएट सर्वर को मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, इतना मैंने बना लिया। अब देखिए अगर बस क्रिएट सर्वर में मेरे पास क्या आ जाए, वो फंक्शन आ जाए जो एक्चुअली रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा,
तो बाकी पूरा काम, पोर्ट नंबर वगैरह जो सेटअप वाला काम है, वो पूरा का पूरा काम हमने app.js में निकाल दिया है, और हम रन भी हर बार app.js कर पाएंगे, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, यूजर ये जो हैंडलर है बस ये चाहिए, है ना। तो इसको मैं एज अ मेथड कहीं और से इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ क्या पास करना है, मुझे एक फंक्शन ही तो पास करना है। वो फंक्शन अगर मुझे मिल जाए तो फंक्शन में यहाँ पर पास कर सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, वापस यूजर.js में भी जाकर देखूंगा। अब देखिए जो कोड हमने यहाँ लिखा हुआ था, इस सब की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर क्रिएट सर्वर की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बाकी अभी फाइल के ऑपरेशन वगैरह सब यहीं पर है। ये जो मैंने फंक्शन बनाया, इसको मैं क्या करता हूँ, एक हैंडलर में डाल लेता हूँ। मान लीजिए इसका नाम मैंने रख लिया रिक्वेस्ट हैंडलर इज इक्वल टू। देखिए ये हम कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन बनाने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसको कभी भी, ये ब्रैकेट अभी एक्स्ट्रा हो गया बस यहाँ पर, कोई भी एनोनिमस फंक्शन बनाने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हैं। अब इसका नाम हो गया रिक्वेस्ट हैंडलर। अभी भी हम फंक्शन ऐसे ही बनाते आ रहे हैं मॉडर्न सिंटैक्स में। तो मैंने क्या किया, देखिए जो हम फंक्शन पास कर रहे थे क्रिएट सर्वर को, ये हमने अलग से निकाल लिया। जब हमने पहली बार बनाया था क्रिएट सर्वर, तब भी हमने फंक्शन अलग बनाया हुआ था, बाद में अंदर मूव किया था। अब मैंने फिर से उसको बाहर ले गया मैं, और मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट हैंडलर तो अलग से बनेगा, यूजर की जो रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है ये अलग से बनेगा। ये अपनी रिक्वेस्ट लॉग करेगा, अपनी जो राउटिंग है वो करेगा, है ना। यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को हैंडल करेगा, यहाँ पर टू लोअर केस को हैंडल करेगा, फाइल राइटिंग करेगा, सारा जो एक्चुअल काम है वो ये कर रहा होगा, है ना। और ये मेरा हो गया रिक्वेस्ट हैंडलर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिक्वेस्ट हैंडलर को हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट अब, है ना। जैसे हम नॉर्मल अपने रिएक्ट में हम चीजों को एक्सपोर्ट करते आए थे, अगर रिएक्ट आपने देखा है तो जैसे वहां पर भी आप कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर भी आप नॉर्मल फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट करने का सिंटेक्स क्या है, एक्सपोर्ट हम करेंगे यहाँ से देखकर। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट हैंडलर। जो आपके पास यहाँ ऑब्जेक्ट है उसको आप दे देंगे, तो मैं क्या यहाँ लिख दूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। आप मेरे मॉड्यूल से क्या एक्सपोर्ट कर दीजिए, रिक्वेस्ट हैंडलर, है ना। या मैं मान लीजिए इसका नाम क्या कर देता हूँ, यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर। वैसे सिर्फ यूजर वाली रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर रहा है, सारी कर रहा है, बट फिर भी मान लीजिए क्योंकि यूजर फाइल में मैंने इसका नाम क्या रख दिया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर। तो इसने बोला जिसको भी भाई मेरा हैंडलर यूज करना है कर सकता है। मुझे नहीं पता आप ये सर्वर में यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो, मेरे को तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मैं उसके हिसाब से पूरा का पूरा काम जो है वो कर दूंगा। अब ऐप.जेएस के पास चैलेंज है कि भाई ये यूजर वाला आपको काम जो है वो यूज करना है। तो वो यूज आप कैसे करते हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर। दोबारा जो हमने रिक्वायर पहले पढ़ा था, बट हमने ये भी देखा था कि अगर हमको बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, कोर मॉड्यूल्स हैं, तो हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर अपना मॉड्यूल है तो हम रिलेटिव पाथ देकर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं फिर से लिखूंगा रिक्वायर। मुझे रिलेटिव पाथ देना है कि वो कहाँ पर है, तो मैं बोलूंगा डॉट स्लैश। डॉट स्लैश में देखिए खुद ही दिखा रहा है कि यूजर डॉट जेएस फाइल आपकी पड़ी हुई है, वही चाहिए क्या आपको, मैंने कहा हाँ चाहिए। देखिए जब हमने रिक्वायर देखा था, हमने ये भी देखा था कि डॉट जेएस आपको नहीं लगाना होता है, डॉट जेएस बाय डिफॉल्ट होता है, वो खुद से लगा लेता है। तो मैंने बोला भाई यूजर से जो भी निकाल रहे हो वो यहाँ रख लेना, है ना। और मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट, अब यहाँ वो नाम रख लेते हैं, तो मान लीजिए मैं रख लेता हूँ, वहां से क्या निकालना है, यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर आपको लेकर आना है। जब आप यहाँ इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से रिक्वायर क्या है, ये इंपोर्ट है। जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यूजर फाइल को, यूजर वाले मॉड्यूल को, उस मॉड्यूल से आपको क्या मिलेगा, यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर मिल जाएगा। और इस यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर को मैं कहाँ पास कर दूंगा, डायरेक्टली उठाकर यहाँ पर पास कर दूंगा। तो जो चीज उसने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर, वो मैंने यहाँ पास कर दिया। एक बात आपको दिखाने की बताने की जरूरत है कि ये जो नाम है जरूरी नहीं कि सेम हो। यहाँ मैं इसका नाम क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं किसी भी नाम से इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ मैं इसको रिक्वेस्ट हैंडलर नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट हैंडलर बन जाएगा। बोल सकता है भाई आपने यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर एक्सपोर्ट किया होगा, बट मेरे को तो, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ, मेरे लिए तो सारी रिक्वेस्ट में मैं आप ही को देने वाला हूँ। तो मैंने तो रिक्वेस्ट हैंडलर बना लिया, रिक्वेस्ट हैंडलर मैंने आपको दे दिया, मेरा काम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब app.js को ही आप रन कर रहे होंगे और user.js अपने आप यूज हो जाएगी जब भी क्रिएट सर्वर ये करने की कोशिश करेगा। एक बार ये चलाकर देख लेते हैं। इसको मैंने कर दिया किल, कि भाई हम बोल तो रहे हैं अगेन ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। नोड app.js, देखिए वैसे ही बोल रहा है अभी सर्वर रनिंग, है ना। एक बार फिर से मैं यहाँ पर कुछ नाम डालकर देख लेता हूँ, मेरा जैन फीमेल सबमिट। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लॉगिंग तो नहीं हुई है ना, यानी कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं यूजर डॉट जेएस में क्या दिखा रहा है, सॉरी यूजर डॉट टीएक्सटी में क्या दिखा रहा है, प्रशांति दिखा रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ हो गई। एक बार ये चेक कर लेते हैं रिक्वेस्ट हैंडलर में, इसका मतलब जो चीज़ है वो आई है या नहीं आई है। कंसोल में भी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है पता नहीं, रिक्वेस्ट जो मेरी कैंसिल हो रही है, यानी ये काम जो है हम ठीक से नहीं कर पाए हैं, कुछ तो गड़बड़ हमने की है। रिक्वायर सिंटेक्स ठीक है, यहाँ यूज़र रिक्वेस्ट हैंडलर लगा लीजिए या रिक्वेस्ट हैंडलर लगा लीजिए, दोनों हमने ट्राई कर लिए हैं, दोनों ही चल जानी चाहिए। वापस आ जाते हैं, ये यहाँ ये कोई एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, अच्छा सॉरी ये हमने एक्सपोर्ट लिखा है, इसको हमको क्या लिखना होता है, एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। शायद ये नोट्स में भी गलत हो गया, विल फिक्स इट, है ना। क्या होना चाहिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर है, अगेन इसको मैं दोबारा से रिक्वेस्ट हैंडलर कर लेता हूँ, जस्ट टू शो की नाम अलग रखा जा सकता है।
एक बार फिर से इसको किल करके चला लेते हैं। आई थिंक एस वाला गलती हो गया था, फिर से सबमिट करके देखते हैं मीरा। हाँ देखिए, इस बार सबमिट किया तो इस बार ही ठीक से चल गया। क्या बोल रहा है इस बार? फाइनली यूजर नेम मीरा जैन फीमेल सब यहाँ पर आ गया है। यूजर डॉट टीएक्सटी के अंदर जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ भी यूजर नेम मीरा जैन आ गया। यानी जो काम हम पहले कर पा रहे थे सिर्फ यूजर डॉट जेएस से, अभी हम यहाँ से भी कर पाए। बट हमने क्या सीख लिया? हमने साथ साथ सीख लिया कि कैसे हम कोई भी जो कोड है उसको अलग ले जा सकते हैं। देखिए अभी भी यूजर डॉट जेएस बहुत अच्छा कोड नहीं लिखा हुआ है। आपको क्या करना चाहिए? शायद एक हैंडलर अलग से लगाना चाहिए जो सिर्फ राउटिंग करता हो, यानी स्लैश के लिए क्या हैंडलिंग करना है, अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आया तो उसके लिए क्या हैंडलिंग करना है, एक फाइल को सिर्फ ये करना चाहिए। और इंटरनली मान लीजिए स्लैश की हैंडलिंग के लिए एक अलग फाइल होना चाहिए ना, होम हैंडलर। उसके अलावा सबमिट रिक्वेस्ट हैंडलर एक अलग होना चाहिए। वो ये क्या कर रहा होगा? यूजर डॉट जेएस भी, या इसका मान लीजिए हम नाम रख देंगे राउट डॉट जेएस या हैंडल डॉट जेएस वॉट एवर, ये इन सबको इंटरनली काम करा रहा होगा। बट मेरा मोटिव यहाँ क्या था दिखाने का आपको? ये दिखाने का था कि आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स वाला जो सिंटेक्स है ये आप सीख जाएं, किस तरह से इसको एक्सपोर्ट करना है, किस तरह से अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, दोनों चीजें हमको आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कि हमको मॉड्यूल को यूज कैसे करना है ना, कैसे हमको इसको एक्सपोर्ट करना है, दोनों चीज हमने देख लिया। यहाँ बस क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। तो कैसे हमको इसको एक्सपोर्ट करना है और कैसे हमको उसको रिक्वायर लगाकर, जो अगर हमारा लोकल मॉड्यूल है तो कैसे उसको इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पर क्या है, इसके और भी सिंटेक्सेस हैं। अगर आप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? देखिए मैंने इसका मतलब हर जगह गलती किया होगा। ये जहां जहां भी एक्सपोर्ट लगाया ना, यहाँ हर जगह एक्सपोर्ट्स हमको लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर मल्टीपल चीजें भी अगर आपको एक फाइल से एक्सपोर्ट करनी है आप वो भी कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे अपने कोड में? हम सिर्फ एक ही चीज एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक ही फाइल एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर मैं यहाँ हूँ, है ना, आप यहाँ क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट्स के अंदर ये जो हमने डायरेक्टली वैल्यू दिया है, यहाँ आप इसको एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल चीजें भी अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दिखाया, कहाँ हम नोट्स में देख रहे हैं क्या कि मैं यहाँ से एक हैंडलर भी मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, साथ में एक एक्स्ट्रा भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। मैं ऐसी कुछ भी एक्स्ट्रा नाम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपको मल्टीपल अगर हैंडलर एक ही फाइल के अंदर बनाना है, मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल है। उसके बाद क्या है, अगर अलग अलग आप इनको लगाना चाहते हैं, अलग अलग भी आप लगा सकते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट हैंडलर, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट एक्स्ट्रा, है ना। क्या एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग सिंटेक्सेस हैं बस, है ना। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो अगर शॉर्टकट आप यूज करना चाहें, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आप हटा सकते हैं। आपको मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट हैंडलर इज इक्वल टू दिस एंड एक्सपोर्ट्स डॉट एक्स्ट्रा इज इक्वल टू दिस, है ना। ये शॉर्टकट है जो हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, जो हमारा नोड है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आपको हर बार ये पूरा ना लिखना पड़े। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट आपका नाम जो भी है, आप सीधे एक्सपोर्ट्स डॉट नाम लिख दीजिए, वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल्स हमको कैसे यूज करना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएंगे हम प्रैक्टिस सेट पर, है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर वीडियो छोड़ देते हैं कि बस हमारा काम हो गया, प्रैक्टिस सेट पर हम पहुंच गए, हमने जो कॉन्सेप्ट देखने थे वो देख लिए, काम हो गया। देखिए काम हुआ नहीं, काम अब शुरू हुआ है। अब एक्चुअली समझ आएगा जब आप अपने हाथ से कर रहे होंगे, साथ साथ देख रहे होंगे, एक नया एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो आपको समझ आएगा कि हमको चीजें कितनी समझ में आई हैं और कितनी समझ में नहीं आई हैं। तो प्रैक्टिस सेट क्या है? अगर आप लोग खुद एक बार पढ़ के देखना चाह रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, पहले खुद से एक बार पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि ये भी इंटरव्यू में, बाकी चीजों में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप प्रॉब्लम को पढ़ के समझ पा रहे हैं या नहीं, या समझ के आपको कुछ चीजें जो नहीं समझ आई आपके मन में करेक्ट क्वेश्चन हैं या नहीं। वो क्वेश्चन अभी आप रख लीजिए अपने पास, है ना। उसके बाद आपको जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तब भी आंसर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली हमको बता सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम टास्क क्या है। टास्क है क्रिएट अ कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर बनाना है, बहुत अच्छी बात है। क्रिएट अ न्यू नोड.js प्रोजेक्ट नेम्ड कैलकुलेटर, पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाना है हमको कैलकुलेटर नाम से, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑन द होम पेज राउट, यानी जब कोई होम पेज पर आ रहा है उसके शो अ वेलकम मैसेज एंड अ लिंक टू कैलकुलेटर पेज। होम पेज पर हमको क्या दिखाना है? वेलकम मैसेज दिखाना है, और साथ में एक लिंक होना चाहिए, गो टू कैलकुलेटर समथिंग लाइक दैट। ठीक बात है। जब उस लिंक पर कोई क्लिक करे और स्लैश कैलकुलेटर पेज पर जाए तो डिस्प्ले अ फॉर्म विद 2 इनपुट फील्ड्स एंड अ सम बटन। तो हमको क्या दिखाना है वहां पर? 2 इनपुट फील्ड दिखाने हैं और एक सम का बटन दिखाना है। ये एक फॉर्म हमको भेजना है, जब भी कोई स्लैश कैलकुलेटर पे जा रहा है तो एक फॉर्म हमको बनाकर भेजना है उसको, जिसमें 2 इनपुट फील्ड हो और एक सम। उसके बाद क्या करना है? व्हेन द यूजर क्लिक्स द सम बटन, अब जब वो सम बटन दबाएगा, दे शुड बी टेकन टू अ कैलकुलेट रिजल्ट पेज। यानी तीसरा राउट हमारा आ गया, तीसरा पाथ हमारा आ गया, कैलकुलेट रिजल्ट। ये भी हमको हैंडल करना है, और इसको क्या करना चाहिए? दोनों नंबर्स का सम अब यहाँ इस पेज पर शो करना चाहिए। हम कैसे करेंगे? मेक श्योर द रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर, ये बेसिक बात है तो हमको करना ही है। क्रिएट अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर एडिशन फंक्शन, ये बोल रहा है मॉड्यूल भी यहाँ बनाना है आपको, ये एडिशन बनाने के लिए कैलकुलेट रिजल्ट में आप जो भी कर रहे हैं इसके लिए आपको एक अलग से मॉड्यूल बनाना है। क्रिएट अनदर मॉड्यूल टू हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाना है। ऑन द कैलकुलेट रिजल्ट पेज पार्स द यूजर इनपुट, यूज द एडिशन मॉड्यूल टू कैलकुलेट द सम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन अ न्यू HTML पेज। यानी ये कैलकुलेट रिजल्ट जो है ये सब ये काम कर रहा होगा कि उसको पार्स भी करना है रिक्वेस्ट, वहां से दो दो जो नंबर्स आए वो निकालने भी हैं, उनको ऐड भी कराना है, उनको ऐड करके फाइनली जो रिजल्ट है उसका एक HTML रिस्पॉन्स बनाकर यूजर को देना भी है। तो ये सारे काम यहाँ हमको करने हैं। तो हम यहाँ क्या, ये कहाँ कर रहे होंगे? सारे के सारे काम हम प्रैक्टिस सेट के अंदर इस
क्रिएट कैलकुलेटर के अंदर, क्रिएट कैलकुलेटर के अंदर कर रहे होंगे। इसमें एक चीज बस हमारी छूट जाने वाली है जो नहीं होगी, जो लास्ट स्टेप हमने दिया है, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन न्यू एचटीएमएल पेज, ये हम कैसे कर पाएंगे? इसी के लिए हम पूरा नेक्स्ट चैप्टर कर रहे होंगे। तो हम यहाँ तक पहले पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार ट्राई करिए। लास्ट चीज अभी हमको अटक जाएगी, लास्ट चीज नहीं हो पाएगी, वो हम बेसिकली देखेंगे अगले वाले चैप्टर में कि कैसे हम वो कर पाएंगे, और उसी के बेसिस पर वापस आकर ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम पूरा कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार पॉज कराता हूँ, पॉज कर लीजिए, इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन टू द प्रैक्टिस सेट। तो इसने सबसे पहले क्या बोला, नया नोड.जेएस प्रोजेक्ट बना लीजिए कैलकुलेटर के नाम से। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इस प्रोजेक्ट नंबर 5 के अंदर ही, चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक नया पहले फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ कैलकुलेटर, है ना। कैलकुलेटर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही हम कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या बना लेंगे, जो हमारा फाइल हमको बनाना है app.js वो बना लेते हैं, है ना। तो मैंने बोल दिया ऐप डॉट, अच्छा मैंने कॉमा लगा दिया गलती से, इसको कर लेते हैं रीनेम ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस आ गया। अभी यहाँ हमको सर्वर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, जो बाकी चीजें वो तो अभी तक हमको याद हो जानी चाहिए। कॉन्स्ट http इज इक्वल टू रिक्वायर http, http हमने रिक्वायर कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, http डॉट क्रिएट सर्वर, यहाँ ये क्या देगा, इसको भी फंक्शन देना है, कोई बात नहीं। ये रिटर्न क्या करेगा, मुझे कॉन्स्टेंट रिटर्न करेगा विद द नेम सर्वर, है ना। यानी इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया सर्वर नाम का। अब मैं क्या करूंगा, सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं क्या सबसे पहले पोर्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट मेरा क्या होना चाहिए, वापस 3000 पे हम मान लीजिए आ जाते हैं, एक बार देख लेंगे सिस्टम में कहाँ चल रहा है 3000। उसके बाद हमको क्या करना है, सर्वर डॉट लिसन, क्या हम करते थे, है ना। ये तो मेरा ऐप डॉट जेएस खुला हुआ है, यूजर डॉट जेएस पुराना हम बंद कर देते हैं, यूजर डॉट टीएक्सटी बंद कर देते हैं। ऐप डॉट जेएस ही किसका बना हुआ है, अच्छा ये हमारे पुराने वाले का बना हुआ है, इसको भी अभी हम बंद कर सकते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसको भी हम बंद कर देते हैं, है ना। लेसन में हमको क्या क्या देना है, पोर्ट देना है एक तो, और दूसरा एक, कंप्लीशन पर जैसे ही स्टार्ट करता है हमको एक फंक्शन रन करने का मौका देता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमको हर बार सक्सेसफुली पता चल जाता है कि सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, द, हमने पिछली बार क्या लिखा हुआ था, सर्वर रनिंग ऑन एड्रेस, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ हम कर लेते हैं सर्वर रनिंग ऑन एड्रेस http कोलन लोकल होस्ट, और 3001 की जगह हम क्या लिख देंगे, डॉलर डबल स्लैश, डॉलर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने बैकटिक्स नहीं लगाए, बैकटिक्स लगा लेते हैं। अभी देखिए अब वाला जो कोड है ये मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी चीजें हम करके आए हैं। अगर आपको कुछ चीज वापस जाकर देखनी है तो आप देख सकते हो, बट थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि हम ये देख पाएंगे प्रैक्टिस सेट में अब हमको चीजें कैसे करनी है। तो देखिए इतना तो बन गया, मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, बस अभी मैंने कोई फंक्शन नहीं दिया है ना। कोई बात नहीं, अभी पहले वापस आकर देख लेता हूँ और क्या बोला इसने। इसने राउटिंग वाली तो बोली है, बट इसने बोला है सेपरेट मॉड्यूल बनाना है एडिशन फंक्शन के लिए, और सेपरेट मॉड्यूल बनाना है इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनकमिंग रिक्वेस्ट हैंडलर यहाँ पर बना लेता हूँ, है ना। मैं यहाँ क्या बना लेता हूँ, एक नया बना लेते हैं, इसको हम बोल लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम मैं मान लीजिए हैंडलर ही रख देता हूँ, हैंडलर डॉट जेएस, ठीक है। हैंडलर डॉट जेएस बन गया। ये क्या करेगा, यहाँ पर एक अब हम नया हैंडलर बना लेते हैं, कॉन्स्ट, मान लीजिए इसका नाम मैं रिक्वेस्ट हैंडलर रख देता हूँ, रिक्वेस्ट हैंडलर। ये क्या करेगा, एक फंक्शन हम बनाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं जो क्या लेता हो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो ऑब्जेक्ट लेता हो, बस इतना ही हमको करना था। साथ साथ यहाँ क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट्स डॉट, हमने देखा था सिंटैक्स अभी क्या कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स यूज कर सकते हो, एक्सपोर्ट्स डॉट रिक्वेस्ट हैंडलर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट हैंडलर, है ना। एक बार चलाकर देखते हैं, इससे चल जाना चाहिए। अब ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर है ये हम कहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर, ऐप डॉट जेएस में यहाँ क्या लगा लेते हैं, रिक्वायर, क्या करना है, लोकली एक्सपोर्ट करना है, हैंडलर मॉड्यूल जो है वो मुझे एक्सपोर्ट करना है, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट हैंडलर, और ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर अभी मुझे यहाँ मिला है इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखिए इतना अभी तक बेसिक वायरिंग हमने कर लिया है, इतना कर लिया है। यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ इसके अंदर, पहले डायरेक्टली इसको लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग क्या क्या प्रिंट करना है, रिक्वेस्ट डॉट, हमारे पास पर रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, एक तो हमको करना है यूआरएल एंड रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ये दोनों चीजें हमने लॉक कर ली। अभी सिर्फ बेसिक वायरिंग हमने की, एक बार इतना टेस्ट करके देख लेते हैं कि कुछ कोड अभी फटा तो नहीं है। देखिए जब भी आप थोड़ा भी बड़ा पीस ऑफ कोड लिख रहे हो, आपको लगातार ये सब टेस्टिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में अगर बेसिक गलती हुई हो बाद में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी आपके दिमाग में है मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, अभी अगर हमने कोई गलती कर दी है तो यहीं पर पकड़ी जाएगी। कहाँ जाना है हमको, कैलकुलेटर के अंदर जाना है, उसके बाद क्या चलाना है, नोड ऐप डॉट जेएस चलाना है। ये बोल रहा है सर्वर रनिंग ऑन एड्रेस 3001 की जगह 3000 पर भी हमारा सर्वर जो है वो चल गया है। यहाँ कर देख लेते हैं, अभी देखिए रिक्वेस्ट में हमने कुछ किया तो है नहीं,
बट देखिए यहाँ क्या हुआ, ये एक्चुअली अभी आया नहीं है, सर्वर रनिंग ऑन एड्रेस ही आया, आना क्या चाहिए था मेरा जो मैंने चलाया है, कहाँ है, सॉरी, जो हैंडलर डॉट जेएस में हमने कंसोल लॉग किया है ये आना चाहिए था। अगर ये रिक्वेस्ट हैंडलर ठीक से यहाँ पर प्लग इन हुआ है तो कम से कम ये दोनों चीज़ें लॉग होनी चाहिए थी, ये चीज़ें लॉग ठीक से नहीं हुई है। तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या गलती की है। तो देखिए हमने यहाँ किया ये है कि हमने हैंडलर डॉट जेएस को यहाँ से जब एक्सपोर्ट किया तो नया वाला सिंटैक्स यूज करके किया, यानी हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाकर किया। इसका मतलब क्या है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट रिक्वेस्ट हैंडलर, यानी ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बनकर जा रहा है, सिंगल हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, पर जब हमने इसको इंपोर्ट किया तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मानकर कर लिया है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ मान लीजिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नेम्ड एक्सपोर्ट करना है हमको, तो मैं इसको डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अभी अगर मैंने इसको डीस्ट्रक्चर कर लिया, एक बार फिर से रन करके देखते हैं, देखिए इस बार आ गया स्लैश गेट रिक्वेस्ट आपके पास, है ना, क्योंकि ये सर्वर लगातार ट्राई कर रहा है तो स्लैश गेट रिक्वेस्ट तुरंत आपके पास आ गया है। तो हमको, हमने जितना भी वायरिंग किया था इतना हमको काम ठीक से समझ आ गया, ये कैसे काम चल रहा है ये हमको समझ आ गया। देखिए इसलिए क्या है, लगातार टेस्टिंग करते रहना जरूरी है, कहीं अगर हमने कुछ मिस किया है तो वो इमीडिएटली पकड़ा जाए। तो अभी इतना काम मेरा जो ठीक से है वो चल रहा है, यानी ये जो रिक्वेस्ट है ये लॉग ठीक से होना स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं यहाँ वापस आ जाऊं तो जो पहला काम था ये हो गया। अब क्या करना है, होम पेज पर ये बोल रहा है शो अ वेलकम मैसेज एंड अ लिंक टू द कैलकुलेटर पेज। तो यहाँ हमको एक वेलकम मैसेज दिखाना है ना। फिलहाल सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, इफ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इज इक्वल टू, क्या हमको चेक करना है, अगर कोई होम पर आया है तो, होम पर आया तो हम क्या करेंगे, ये देखिए जो पुराने वाला कोड है इसी से हम अभी फिलहाल ले लेते हैं, ये बार बार हमको काफ़ी ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। क्या करना है, एक हमको हेडर सेट करना है कि कंटेंट टाइप HTML होना चाहिए, HTML करना है, कंप्लीट कोडिंग का जो हमको एक्सरसाइज करना है ये भी हमको करना है। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ वेलकम मैसेज दे देंगे, है ना। तो इतना मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हैंडलर में आ जाते हैं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना, मैं आपका टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। कॉन्टेंट टाइप हमने बोल दिया कि भाई HTML होगा, ये हमने दे दिया। यहाँ कंप्लीट कोडिंग टाइटल की जगह हम क्या बोल देते हैं, प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यहाँ हेडिंग में हम क्या दे देंगे, वेलकम टू कैलकुलेटर। अभी हमने ये सब बंद भी नहीं किया है, बंद भी करना है। वैसे जो हमने लास्ट टाइम किया था वो करना भी गलत नहीं था। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं बैकटिक में, ताकि ये सारा काम एक बार में हो पाए, है ना। यहाँ हम अपना सिर्फ HTML कोड ठीक से लिख पाए। इसको मैं बंद कर देता हूँ, बैकटिक राइट दिस, है ना। अभी देखिए बॉडी हमने बंद किया है, साथ साथ हमको क्या बंद करना पड़ेगा, HTML, और बॉडी भी एक्चुअली अभी बंद नहीं हुआ है, बॉडी भी यहाँ बंद करना पड़ेगा, है ना। वेलकम टू कैलकुलेटर उसने बोला था, होम पर आपको वेलकम भी दिखाना है, बट साथ साथ और क्या दिखाना है, साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपको एक लिंक देना है कैलकुलेटर पेज के लिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक एंकर टैग दे देते हैं। अगेन इसके लिए मुझे इसलिए अच्छा तरीका ये लगता है कि पहले HTML में कोड लिख लें, उसके बाद यहाँ लाकर उसको कॉपी पेस्ट कर दें, है ना। href क्या होगा, उसका क्या लिंक होगा, मैं इसका लिंक दे देता हूँ, मान लीजिए स्लैश कैलकुलेटर, और यहाँ लिंक दे देते हैं गो टू कैलकुलेटर, है ना। इतना एक बार चलाकर देख लेते हैं, ठीक चला गया। रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट राइट करने के बाद आप क्या करते हैं हमेशा, रिस्पॉन्स डॉट राइट करने के बाद हम करेंगे रिटर्न res डॉट एंड, है ना। इतना हमने कर लिया। एक काम मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ जो अभी तक हमने किया नहीं है, अगर कोई ऐसे पाथ पर आ रहा है जो हमको नहीं पता, है ना, यहाँ देखिए इफ के अंदर तो हमने res डॉट एंड कर दिया, अगर कोई ऐसे पाथ पर आ रहा है जो हमको नहीं पता तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ एक हम एरर मैसेज उसको डाल देते हैं उस केस में, है ना। यहाँ हम क्या देंगे, प्रैक्टिस सेट वेलकम टू कैलकुलेटर की जगह बोल देते हैं 404 पेज डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और यहाँ इसकी जगह हम स्लैश लगा देते हैं और यहाँ इसको मैसेज दे देते हैं गो टू, है ना। ये एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस सेट में था नहीं, मैं ऐसे ही आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। इतना हमने कर लिया। अब एक बार दोबारा से अपना सर्वर चलाकर देख लेते हैं इतना भी ठीक से चल रहा है या नहीं। किल कर देते हैं, दोबारा इसको चलाते हैं, देखिए सर्वर यहाँ पर रन हो गया है। यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा, 3000 पर ही हमको चलाना था, देखिए रिफ्रेश हो गया अपने आप। क्या लिखा गया यहाँ पर, वेलकम टू कैलकुलेटर लिखा गया एंड गो टू कैलकुलेटर भी लिखा गया, लिंक भी बन गया। अभी अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहाँ ले गया, देखिए कैलकुलेटर की अभी हमने हैंडलिंग नहीं की है, तो क्या बोल रहा है 404 पेज डज नॉट एग्जिस्ट गो टू होम। तो हम होम से कैलकुलेटर पर जाना है, कैलकुलेटर से होम पर जाना है, इतना काम हमने यहाँ पर इसको ठीक से कर लिया है। अभी अगर मैं स्लैश कैलकुलेटर की जब मैं स्लैश कुछ भी जिब्रिश भी ऐड करूंगा तो हमेशा क्या बोलेगा, पेज डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी हैंडलिंग इसने ठीक से कर ली है, पहले हमने हैंडलिंग कभी ठीक से नहीं की हुई थी। वापस आ जाते हैं, तो हमने क्या काम कर लिया, राउट वेलकम मैसेज शो कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ऑन कैलकुलेटर पेज डिस्प्ले अ फॉर्म विद 2 इनपुट फील्ड्स एंड द
सम बटन। अगला काम करते हैं, क्या करना है अब, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर का हैंडलिंग करना है। ये हुआ मेरा पहला हैंडलिंग। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर क्या हो आपका स्लैश कैलकुलेटर। और ये हमने क्या बोला था, हमेशा यहां पर क्या कर लो, टू, ये सजेस्ट नहीं कर रहा है, टू लोअर केस आई थिंक होता है, एक बार चलाकर देख लेते हैं, पता चल जाएगा, है ना, टू लोअर केस। अब क्या होगा, अगर कैलकुलेटर पर आए हैं तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये उठाकर कॉपी कर लेते हैं, इतना तो करना ही है ना, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। यानी क्या करना है, कंटेंट टाइप हमको बताना है, एचटीएमएल पेज ही हम देने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट। यहाँ क्या बोलेंगे, ऊपर हम बोल देते हैं हियर इज द कैलकुलेटर, है ना। हमको इस बार एंकर टैग नहीं दिखाना, हमको क्या देना है, इनपुट फील्ड देना है। तो एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर दे देते हैं फर्स्ट नंबर, है ना। साथ में और क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, नाम भी दे देते हैं इसका क्या, फर्स्ट। ये बन गया हमारा पहला इनपुट फील्ड। और उसके बाद बना लिया हमने दूसरा इनपुट फील्ड, इसका नाम दे देते हैं, इसमें प्लेस होल्डर दे देते हैं सेकंड नम, और यहाँ नाम दे देते हैं सेकंड। ये नेम हम क्यों दे रहे हैं, ये नेम हम इसलिए दे रहे हैं कि फॉर्म में लग कर जाएगा, बट फॉर्म तो बनाया नहीं भाई, फॉर्म भी तो बनाना था। पहले यहाँ बना लेते हैं फॉर्म, है ना। और ये इनपुट फील्ड्स कहाँ आएंगे, इस फॉर्म के अंदर आ रहे होंगे। देखिए मैं हर लाइन पे अगर यहाँ राइट 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 लिखता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, रेस डॉट राइट। इसलिए जो बैकटिक वाला तरीका है सही है कि यहाँ से यहीं से हम पूरा का पूरा एचटीएमएल इसको भेज देते हैं। तो ये बना लिया, और एक लास्ट हमको बनाना है बटन, है ना। बट या इनपुट टाइप सबमिट भी आप उसको बोल सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। और यहाँ बटन का हम नाम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं सम। आई थिंक वैल्यू से देते हैं, लेट मी चेक, है ना। बेसिक चीज़ें मैं कई बार भूल जाता हूँ। पहले इतना एक बार बनाकर देख लेते हैं। अभी ऑब्वियसली ये फॉर्म चल वगैरह नहीं रहा है, या फॉर्म में वो दोनों चीज़ें भी डाल ही देते हैं। एक्शन हमको क्या देना है, इसने बोला था कौन से पेज पर लेकर जाना, जैसे ही कोई सम पर क्लिक करता है तो कैलकुलेट रिजल्ट पर ले जाना। तो मैं बोलूंगा एक्शन कहाँ ले जाना है तुमको, कैलकुलेट रिजल्ट पर ले जाना है। और साथ साथ मेथड क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए पोस्ट। ठीक है। अब एक बार स्लैश कैलकुलेटर को चलाकर देख लेते हैं। सर्वर किल करेंगे, सर्वर दोबारा स्टार्ट करेंगे, वापस यहाँ आ जाएंगे, वापस आएंगे, गो टू कैलकुलेटर अब जब करेंगे तो देखिए कहाँ आ गए हम, हियर इज द कैलकुलेटर में आ गए। फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, सेकंड नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, सम बटन बोल रहा है। अभी क्या करो, ये भी एक बार लोकली हमको चेक करना है, टेस्ट करना है। कैसे करेंगे टेस्ट, यहाँ मैं नंबर डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने डाल दिया 5 और 6, है ना। अब सम दबाया तो देखिए यहाँ से रिक्वेस्ट गई, हम आ तो गए ऑब्वियसली 404 पर, क्योंकि कैलकुलेट रिजल्ट हमने हैंडल नहीं किया था। बट एक बार ये जो कैलकुलेट रिजल्ट गया इसमें देख लेते हैं हमारा जो चीजें जानी थी, हमारा जो रिक्वेस्ट जाना था वो ठीक से गया भी या नहीं। तो अगर मैं पेलोड में देख रहा हूँ तो देखिए पेलोड में दिख गया फर्स्ट 5 चला गया, सेकंड 6 चला गया, यानी ये दोनों चीजें ठीक से हमारी चली गई, है ना। तो ये जो सेकंड वाला काम था हमारा, ये भी हमारा काम पूरा हो गया, यानी हैंडलिंग ऑफ स्लैश कैलकुलेटर भी हमारी पूरी हो गई। वापस आ जाते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, लास्ट हैंडलिंग हमारी बची हुई है, व्हेन द यूजर क्लिक्स द सम बटन। अब उसने सम बटन दबा दिया, दे शुड बी टेकन टू अ कैलकुलेट रिजल्ट पेज विच शोज द सम ऑफ द टू नंबर्स। अब यहाँ पर हमको 2 नंबर का सम दिखाना है, और साथ साथ इसने ये भी बोला था कि इसके लिए भी अलग आपको मॉड्यूल जो है वो क्रिएट करना है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक मान लीजिए नया मॉड्यूल हम क्रिएट कर लेते हैं, सम डॉट जेएस। ये क्या करेगा, सम कर रहा होगा। इसको हम क्या देंगे, अ, इसको हम दे देते हैं रिक्वेस्ट ही दे देंगे, है ना। तो मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट सम रिक्वेस्ट हैंडलर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसको दोनों चीजें हम दे देते हैं, भैया तुम्हारा काम है करना। और यहाँ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करना है, तो हम बोल देंगे एक्सपोर्ट्स डॉट सम रिक्वेस्ट हैंडलर, सेम ही नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू सम रिक्वेस्ट हैंडलर। इसको हम क्या करेंगे, हैंडलर में इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट का मतलब रिक्वायर, तो बोलूंगा रिक्वायर, क्या नाम हमने रखा है, हमने फाइल का नाम रखा है सम, है ना। और यहाँ से लेना क्या है, कॉन्स्ट सम रिक्वेस्ट हैंडलर। और गलती नहीं करेंगे इस बार, ये क्या है, नेम्ड इंपोर्ट है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। डी स्ट्रक्चर कर लिया। अब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ एक और एल्सिफ लगा देते हैं, एल्सिफ। इस बार तीसरा रिजल्ट क्या है, तीसरा पेज क्या है जो मुझे हैंडल करना है,
उसके अंदर आप पहले सम रिक्वेस्ट हैंडलर को कॉल कर लेते हैं। यहाँ एल्सिफ में आप क्या लगाएंगे, ये जो कंडीशन हमने लगाई थी यही लगा देते हैं सबसे पहले तो, है ना। सिर्फ क्या होगा, कैलकुलेटर की जगह हम यहाँ क्या चेक कर रहे होंगे, कैलकुलेट रिजल्ट, है ना। कैलकुलेट रिजल्ट मैंने कर दिया, कैलकुलेट रिजल्ट आएगा, टू लोअर केस में मैच हो जाएगा। और क्या मैच करेंगे हम, पिछली बार हमने और क्या मैच किया था, साथ में मैच कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड होना चाहिए आपका पोस्ट टाइप का। आप पोस्ट टाइप के हैं तो ही यहाँ पर चल पाएंगे, है ना। तो ही यहाँ आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको रिक्वेस्ट सम हैंडलर में पास कर दूंगा, और यहाँ मैं क्या पास कर देता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, कि भाई ये हैंडलिंग तुम करो, ये हैंडलिंग हमको नहीं करनी। आइडियली इनके लिए भी आपको छोटे छोटे हैंडलर बनाने चाहिए। फिर यहाँ रिक्वेस्ट हैंडलर में क्या हो जाएगा, बस आप यूआरएल मैच करेंगे, उस हैंडलर को पास कर देंगे। यानी मान लीजिए मैनेजर हो जाएगा, देखिएगा किसका काम आया उसको पास कर देगा, किसका काम आया उसको पास कर देगा। यहाँ भी इसने क्या चेक कर लिया तीसरे वाले में, अच्छा कैलकुलेट रिजल्ट आया, लो सम रिक्वेस्ट हैंडलर तुम इसको हैंडल करो। अदरवाइज मैं 404 तो यहाँ पर हैंडल कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो हमको दोबारा से जाना है सम रिक्वेस्ट हैंडलर में। यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करो कि कंसोल लॉग कर लो, और यहाँ लिख दो इन सम रिक्वेस्ट हैंडलर। क्या करना है, सबसे पहले वायरिंग चेक करनी है कि वायरिंग हमारी ठीक हुई भी है या नहीं। और ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ क्या प्रिंट कर लेते हैं साथ में, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको किल करते हैं, फिर इसको रन करते हैं, वापस आ जाते हैं, यहाँ भी वापस आ जाते हैं, फिर से इस बार सम दबाते हैं। 404 नहीं आना चाहिए, पाथ हमने ऐड कर दिया है। सम दबाया, अभी भी देखिए क्या आया, 404 आया, नहीं कुछ तो हमने गड़बड़ कर दी। कैलकुलेट रिजल्ट या तो हमने ठीक से नहीं लिखा। हैंडलर में आ जाते हैं, कैलकुलेट रिजल्ट तो ठीक ही लग रहा है। रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल डॉट टू लोअर केस, ये बात ठीक है। एंड अच्छा देखिए हमने क्या किया, हमने हैंडल कर दिया, बट उसके बाद यहाँ तो ये फिर भी जा ही रहा है। ये जो तरीका है यहाँ तो ये फिर भी जा ही रहा है। रिक्वेस्ट को हमने एंड तो किया नहीं है, रिस्पॉन्स को हमने एंड तो किया नहीं है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। ये रिटर्न सम रिक्वेस्ट हैंडलर हमको करना पड़ेगा, ताकि ये कहाँ ना जाए, 404 में ना जाए, है ना। देखिए नीचे क्या हुआ, हाँ, वायरिंग हमारी ठीक हुई है, ये हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये तो प्रिंट हो ही गया है इन सम रिक्वेस्ट हैंडलर, यानी वहां हम चले गए थे। बट बाद में इसने 404 इसलिए प्रिंट कर दिया क्योंकि आपने यहाँ से रिटर्न नहीं किया था। चलिए यहाँ भी एक गलती पकड़ी गई, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं सम में। अब हमको यहाँ काम स्टार्ट करना है। यहाँ हमको क्या क्या करना था, देखिए सबसे पहले तो हमको डेटा के चंक्स चाहिए। हमको क्या करना है, हमको नंबर्स चाहिए। ये जो दो नंबर आए, मैं सम कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये दो नंबर आए, जब दो नंबर मुझे मिलेंगे तभी तो सम कैलकुलेट हो पाएगा। तो सबसे पहले वो चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, रिक्वेस्ट डॉट ऑन, जो हमने पिछली बार किया था, क्या डेटा जब भी आपके पास आए, चंक आपके पास आएंगे। चंक आप कहाँ डालेंगे, बॉडी एरे में। देखिए सारा काम हम ये पहले करके आए हैं, है ना। साथ साथ आपको देखना है कि आप कर पाए तो ठीक किया, क्या नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, है ना। चीज को रिवाइज कीजिए तभी आगे बढ़िए, है ना। वीडियो देखना है दोबारा देखिए, बट इतना काम आप अब कर पाने चाहिए। बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी डॉट पुश। इस बार यहाँ पर लॉग करने की जरूरत नहीं है, बॉडी डॉट पुश पुश चंक, है ना। ये हमने बना लिया। अब देखिए वैसे सिंगल लाइन है तो हमको ये माफ कीजिएगा, हमको ये सब ब्रैकेट वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सिंगल लाइन बॉडी है मेरी, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि चंक मिलेगा, चंक को आप पुश कर दीजिएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अगला हमको क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट ऑन। जब भाई एंड हो जाए तब क्या करें, तब आप ये जो चंक्स हैं इनको उठाकर कहाँ डाल रहे होंगे, बफर में, है ना। बफर डॉट, एक बार दोबारा से आप चेक कर लीजिए, यूजर में हमने क्या किया था, बफर डॉट कॉनकैट। कॉनकैट आप फंक्शन यूज करेंगे, बॉडी लगाएंगे, टू स्ट्रिंग कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, बफर डॉट कॉनकैट, बॉडी हमारे पास है डॉट टू स्ट्रिंग। ये हमको क्या मिल गया, बॉडी str बोल देते हैं इसको, है ना। स्ट्रिंग मिल गया। इसको हमको किसको पास करना है, न्यू यूआरएल सर्च परम्स, यहाँ पास कर देंगे बॉडी str कॉन्स्ट पैरम्स। ये क्या करेगा, ये इसको अगेन दोबारा आप ये जरूरी नहीं है कि सिंटैक्स इमीडिएटली आपको याद रहे, आपको बस पता होना चाहिए कि इस तरह से यूज कर सकते हैं। इससे हमको पैरम्स मिल गया। इस बार लंबे वाला तरीका नहीं करेंगे, सीधे छोटे वाला तरीका कर लेंगे। क्या, मान लीजिए बोल देता हूँ मैं, बॉडी ओबीजे कैसे मिलेगा, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज परम्स। अब मेरे को क्या मिल गया होगा, दोनों नंबर मिल गए होंगे जिनका नाम होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड, उनको मुझे ऐड करना है ना। यहाँ रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू बॉडी ओबीजे डॉट फर्स्ट। अभी यहाँ पर एक गलती होने वाली है, आप देखिएगा अभी समझ आएगा। एंड बॉडी ओबीजे
डॉट सेकंड। कुछ लोग गैस करिएगा कि हम यहाँ क्या गलती अभी कर रहे हैं। यहाँ और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, साथ में क्या लॉग कर देंगे, रिजल्ट को हम लॉग कर देते हैं। 5 और 6 का फिलहाल रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार। किल किया, दोबारा से स्टार्ट किया, वापस आए, 5 और 6 यहाँ पहले से पड़ा हुआ है। सम मैं दबा देता हूँ, सम मैंने दबा दिया, देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, एन प्रिंट हो गया है ना। यानी कुछ तो गड़बड़ है, फर्स्ट और सेकंड या तो ठीक से नहीं आए हैं, और हम क्या लॉक कर देते हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट से पहले लॉक कर देते हैं। फिर से रन करते हैं, फिर से सम करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, बॉडी बॉडी ओबीजे भी जो है वो अच्छा एम्प्टी आया, यानी कुछ कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। एक बार चेक कर लेते हैं, बफर डॉट कॉनकैट, एंड पे हम आए तो हैं, है ना। चलिए एक बार हमको ये जो चंक है, इससे पहले एक बार बॉडी ओबीजे से पहले भी और भी हमको लगाने पड़ेंगे। जो बॉडी स्ट्रिंग था इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, बॉडी स्ट्रिंग क्या आया था। अच्छा, बॉडी स्ट्रिंग भी नहीं आया है, तो अब तो कुछ गड़बड़ है। बॉडी स्ट्रिंग भी नहीं आया है, ये डेटा या तो ठीक नहीं लगा है। देखिए डिबगिंग करना भी वैसे अगले से अगला चैप्टर जो है वहाँ हम सीरियस डिबगिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। अभी मैं वैसे ही डिबगिंग कर रहा हूँ जैसे मैं आपके साथ मुझे करना चाहिए। एक कंसोल डॉट लॉग यहाँ लगा लेते हैं, फिर ये चंक पॉली नहीं हुआ क्या। देखिए चंक तो कॉल हुआ था, है ना, और बॉडी में हमने इसको पुश भी किया है, बॉडी के अंदर हमने पुश भी कर दिया। अच्छा, देखिए पुश में मैंने कौन से ब्रैकेट लगा दिए गलती से, हार्ड वाले ब्रैकेट लगा दिए। पुश तो क्या है, एक मेथड है, तो हमको पुश कैसे करना पड़ेगा, गोल ब्रैकेट से करना पड़ेगा। फिर से चला लेते हैं इसको, फिर से एक बार देखते हैं सम। अच्छा, देखिए अभी आगे आगे तक मोस्टली मोस्टली चीज़ें सही हो गई हैं, है ना। हाँ, पर अभी रिजल्ट आ गया 56, ये हमको ठीक करना है। तो ये जो हमने बाकी चीज़ें करी थी इनको मैं हटा देता हूँ। देखिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिखने के बाद टेस्टिंग की, इसलिए समझ आया कि गलती तो पहले स्टेप में हो गई थी। हमको क्या करना चाहिए था, लगातार एक एक स्टेप में टेस्टिंग हम कर सकते थे। अभी देखिए फाइनल देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुई है। फाइनल प्रॉब्लम ये हुई है कि जो फर्स्ट और सेकंड है ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग्स हैं। तो हमने जब इनको ऐड करने की कोशिश की तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 56 आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको पार्स करना पड़ेगा टू नंबर्स, है ना। वो हम कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं किस में, नंबर क्लास में, नंबर फंक्शन में। मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई ये भी एक नंबर है ना, और साथ साथ ये भी एक नंबर है। इन दो ये पार्सेंट आप चलाना चाहें पार्सेंट चला सकते हैं, नंबर चलाना चाहें नंबर चला सकते हैं, जेसन पार्सिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। एक बार इसको हम फिर से चला कर देख लेते हैं, फिर से सम किया। देखिए इस बार प्रिंट क्या हुआ है, प्रिंट 11 हुआ है, यानी पार्सिंग भी ठीक से हो गई, रिजल्ट भी ठीक से आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, साथ साथ इसको जो रिस्पॉन्स है वो भी जो हमको रिटर्न करना है वो रिटर्न कर दूँ। तो देखिए मैं फिलहाल यहाँ करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से, बट आपको ठीक से बाद में समझाएंगे कि ये चल कैसे रहा है ना। तो मैं जो हमने अभी ऐप डॉट जेएस में या हैंडलर डॉट जेएस में लिखा है थोड़ा सा कोड, ये फिर से हम कॉपी कर लेते हैं, टू सेंड HTML रिस्पॉन्स। वापस आ जाते हैं सम के अंदर, है ना। यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको पूरी चीज़ यहाँ पर दिख पाए। देखिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्स डॉट राइट HTML टाइप का हम भेजने वाले हैं, 404 नहीं भेजेंगे, हम बोलेंगे योर रिजल्ट इज या योर सम इज। यहाँ हमको क्या देना है, नंबर देना है, तो डॉलर लगा लेते हैं। ये एंकर टैग की अब हमको ज़रूरत नहीं है, और नंबर क्या है हमारा फाइनल रिजल्ट है, रिजल्ट में यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए क्या कोई गड़बड़ है क्या यहाँ पर, देखिए गड़बड़ ये रिजल्ट तो हमने डिक्लेयर किया था एंड के अंदर, है ना, और हम इसको भेजने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। ये एंड वाला जो फंक्शन है ये तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसके बाद, है ना। इसमें उसके अलावा भी ये गड़बड़ है अभी कि ये जो एंड है ना, ये फंक्शन एक्चुअली बाद में चलेगा, ये फंक्शन पहले चल रहा होगा। हम अगले पूरे चैप्टर में बहुत ध्यान से देख रहे होंगे ऐसा क्यों है, एसिंक कोड का क्या मतलब होता है। तो अभी इसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी बस मेरी ये बात मान लीजिए कि ये जो हमको लिखना है ना, मैंने बोला था लास्ट स्टेप आपका नहीं हो पाएगा, दैट इज टोटली फाइन अगर ये नहीं हो पाया तो। आपको क्या करना है, ये कंसोल लॉग जो हमने रिजल्ट किया है ये रिस्पॉन्स आप इसके अंदर ही भेज देंगे, और यहाँ पर हम दूसरा क्या बोल देंगे, रिटर्न res डॉट एंड, है ना, कि रिस्पॉन्स आप एंड कर दीजिए और ये आप रिस्पॉन्स जो है वो भेज दीजिए। एक बार फिर से इसको चला कर देख लेते हैं,
सी नोड सर्वर, ये है हमारा कैलकुलेटर। सम में दबाता हूँ, जैसे ही मैंने किया सम, देखिए क्या लिखा गया, योर सम इज 11। वापस चलते हैं, मैं इस बार 5 और 6 की जगह क्या कर देता हूँ, यहाँ 5 और या 51 और 99 कर देता हूँ। 51 और 99 का क्या सम होना चाहिए, 150। सम किया, देखिए रिजल्ट आ गया 150। ये देखिए एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट टाइप है बेसिक। अगर आपने नोड में इतना चलाना सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ों की अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, देखिए अच्छा खासा टाइम लग गया हमको प्रैक्टिस सेट करने में, बट हमने जितना भी पढ़ा उसका एक बहुत अच्छा रिविजन, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वेल एंड गुड। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, सिर्फ एक चीज़ हमको समझ नहीं आई अभी, जो हमने अंदर एंड के अंदर मूव किया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये एग्जैक्टली हमने ऐसे क्यों किया, ये हम आगे चल के और समझ रहे होंगे अगले चैप्टर में। बट अगर आपको प्रैक्टिस सेट में इतना समझ आ गया, इससे पहले स्टेप तक भी आप पहुंच गए थे, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी हो रही है ना। तो क्या क्या हमने देख लिया, देखिए दोबारा से रिमाइंड कराते हैं। स्ट्रीम्स हमने देखा सबसे पहले, है ना, कि स्ट्रीम्स का क्या मतलब होता है, यहाँ डेटा की स्ट्रीम की क्यों जरूरत पड़ती है, स्ट्रीम का क्या मतलब है, स्ट्रीम चंक्स की एक्चुअली स्ट्रीम होती है, ये हमने समझा। बफर का हमारे पास क्या यूज है, हमने पहले समझा भी और उसको प्रैक्टिकली करके भी देखा, है ना। ये सुनने में पहले ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कोड उसका थोड़ा सा है जो बेसिक आपको याद रखना पड़ता है, किस तरह से सिंटैक्स लिखना है, बट अगर वो आपने समझ लिया एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी जब हम एक्सप्रेस में कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें हमको नहीं करनी पड़ेंगी। चंक्स को रीड कैसे करना है ये हमने देखा, बफर कैसे करना है ये हमने देखा, फाइनल रिक्वेस्ट को हमको पार्स कैसे करना है, उसका डिटेल्स कैसे निकालना है ये हमने देखा, और मॉड्यूल्स को हमको किस तरह से यूज करना है ये भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर होता है वो हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा हो गया हमारा चैप्टर, बट देखिए हम जब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ेंगे तो ऐसा तो हो गई, है ना। देखिए अगर आप ये सच में सीरीज फॉलो कर रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लर्नर्स की रिक्वेस्ट थी कि नोट की सीरीज होनी चाहिए, डिटेल में सर नोट्स पढ़ाइए। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर बहुत भगाकर पढ़ा दिया है, शायद इसलिए पढ़ा दिया है कि पेड कोर्स में बाद में हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखिए मैं हर चीज़ बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा, है ना, आप क्या बेसिकली इसमें चाह रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी आपको करना है वो करिएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये जो सीरीज़ है बनाने में मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी आए, और मैं सिर्फ नोट सीरीज़ पर ना रखूँ। आपके जितने भी बड़े-बड़े डिमांड्स हैं, चाहे वो पाइथन का डिमांड है, मुझे पता है जो भी पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट जेएस पर बहुत लोग बोल रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट पर बोल रहे हैं, गिट पर मेरा एक वीडियो बनाने का प्लान है, टेलविंड पर बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब पर मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ डेली बेसिस पर, है ना। पहले देखिए मैं बहुत रेगुलर रहा हूँ, मुझे पता है कुछ कुछ कारणों की वजह से, बट अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर एक ना एक वीडियो आएगी। आप अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो रोज आपको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। अगर ये बात बहुत अच्छी लगे तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए यहाँ पर ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।